मैं आपसे पूछूं क्योंकि 35 साल की उम्र में आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। फाइनेंशियली फ्री होने से आप समझते क्या? तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मैं नटशेल ये बताऊंगा, जब आप अपनी लाइफस्टाइल को उसको फुलफिल करने के लिए, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपकी फाइनेंशियल कमाने के लिए जो मजबूरियां हैं वो ना हो, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किताबी ज्ञान या जीवन का ज्ञान? जीवन का ज्ञान। किताबी ज्ञान जो होती है ना, वो बातें सीखेगा और सिखाएगा। आप ज्यादा बड़ा किस चीज को समझते हैं, पैसा कमाना या पैसा बचाना? देखो, जब भी आप बचाना चाहेंगे तो उससे पहले कमाना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे का पार्ट है, और मैं तो ये बोलता हूं कि चार पहलू होंगे तो ये सर्कल पूरा होगा। तो आप कुछ अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, जो फाइनेंशियली फ्री होना है ना, उसके लिए कुछ आदतें डालनी पड़ेगी। 3-4 आदतों को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि आज के समय में हिंदुस्तान जो बेरोजगारी से गुजर रहा है, नौकरी की महामारी है, लोगों के पास कमाने के लिए अवसर क्यों नहीं है? देखो, मैं ये बोलूंगा कि कोई महामारी नहीं है, कोई कमाने के अवसरों की कतई कमी नहीं है। तो जो निठल्ले आदमी है उनके लिए पहले भी बेरोजगारी थी, आज भी और हमेशा भी रहेगी। दोस्तों, आप सभी लोग फाइनेंशियली फ्री तो होना चाहते हो, लेकिन फाइनेंशियली फ्री से आप समझते क्या हो कि आखिरकार फाइनेंशियली फ्री होता कौन है? तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराने वाला हूं जो 35 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो गए। अब वो काम तो करते हैं, फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं करना, लेकिन वो अपनी मर्जी से करते हैं। अपनी मर्जी से काम करना, अपनी मर्जी से लाइफ को एंजॉय करना, अपनी मर्जी से जहाँ जाना, जहाँ घूमना चाहना वहाँ जाना। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है लोकेश जी। लोकेश जी आपको बताएंगे कि पैसा कमाना असली में होता क्या है और पैसा कमाया कैसे जाता है। तो आइए इस मार्मिक विषय पर बातचीत करते हैं कि आखिरकार पैसे का सही इंजॉयमेंट कैसे ले, लोकेश जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष अग्रवाल पॉडकास्ट में। थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की चर्चा करने के लिए। मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात। लोकेश जी, हम ऐसे विषय पे बातचीत करना चाहते हैं जिस विषय पर हर कोई सुनना चाहता है, मगर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक बात है। लेकिन ये जो जद्दोजहद है पैसा कमाने की, तो आप ज़्यादा बड़ा किस चीज़ को समझते हैं, पैसा कमाना या पैसा बचाना? देखो, जब भी आप बचाना चाहेंगे हाँ। तो उससे पहले कमाना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे का पार्ट है। ओके। तो इसमें बड़ा कोई भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को पूरा करेंगे। और मैं तो ये बोलता हूं कि चार पहलू होंगे तो ये सर्कल पूरा होगा। क्या है वो चार पहलू? जैसे सबसे पहले है पैसा कमाना। कमाना लगभग 90% लोगों को आता है, क्योंकि लोग आज 9 बजे सारे चले जाते हैं। कोई 10,000 कमा रहा है महीने के, कोई 10 लाख कमा रहा है, लेकिन कमाना सबको आ रहा है। हाँ जी। उसमें से 50% लोग ही ऐसे होते हैं जो बचा भी पा रहे हैं। तो दूसरा पोर्शन हुआ कि वो उसमें से बचा पाने वाले, जिसमें परसेंटेज और कम हो गया। फिर उसका तीसरा पहलू आता है उस बचाए हुए को सही जगह इन्वेस्ट करना। अदरवाइज जिसने 50-100 साल पहले लाख रुपए बचाए थे, वो तब बहुत अमीर प्रॉस्परस मानते थे, लेकिन आज तो जीरो है ना वो बचे हुए पैसे। आज मुझे उसके अच्छे लिए से याद है, 20 साल पहले लखपति होना गर्व की बात हुआ करती थी। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि तीसरा जो पहलू आता है वो होता है उस बचाए हुए पैसे को ठीक से इन्वेस्ट करना। और जो 3 पहलू हो गए, चौथा जब सर्कल पूरा होगा वो होता है जो आपने कमाया है, जो आपने सेव किया है, जो आपने उससे इन्वेस्ट किया है, जो उसके चेरिश करने के बाद जो उसके फ्रूट्स निकलेंगे, यानी जो पैसिव इनकम आपको मिली जब आपको कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, उस पैसे का आप इस प्लेनेट के ऊपर इंजॉय भी लें जाने से पहले। ठीक तो बात है। चारों जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक पैसे का अपने फेवर में इस्तेमाल नहीं करने जैसी बात है, अपने अगेंस्ट करने की बात है। क्योंकि मैं 3-4 तरीके देखता हूँ लोगों के जीवन शैली के, कि कुछ कमा तो रहे हैं, बचा नहीं पा रहे। कुछ ऐसे हैं जो बचा तो पा रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि बचा के इन्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो किसी भी हालत में उसको एंजॉय करने के लिए इतना टाइम लेट कर दिया अपनी लाइफ में कि वो एंजॉय करने के लिए आज डॉक्टर उनको खाने पीने के लिए मना करता है, घुटने के दर्द है चलने फिरने के लिए मना करता है। वो हर चीज़ जो पैसे से वो फन ले सकते थे कम एज के अंदर जब वो यंग थे, वो आज कोई भी चीज़ का आनंद लेने के स्थिति में नहीं बचे। अच्छा, कई लोग इस सर्कल को ऐसा पूरा करने की बजाय उनकी फिलॉसफी मैंने देखा कुछ और ही है। वो क्या है, एक ही बार तो जिंदगी मिलती है, पूरा फन करना चाहिए, सब चीज़ों को आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लोन पे ये आनंद ले रहे होते हैं। वो जो सर्कल पहले अर्निंग करके, सेविंग करके, इन्वेस्ट करके जो ऐसे लेना था,
वो लोन पे पहले ही फंड ले रहे होते हैं। बिल्कुल, ये भी एक मेरा क्वेश्चन है, इस पर भी मुझे आना है, क्योंकि ये आपने इतना बड़ा दर्द उठाया है हिंदुस्तान का, जिससे अधिकतर युवा पीड़ित है। मैं अपनी उम्र के बाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अर्ली ट्रैप में फंस जाते हैं, ईएमआई ट्रैप में, उनके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ा विषय मैंने और देखा है कि कुछ लोग तो जो 15,000 20,000 रुपये कमा रहे हैं महीने का, परिवार भी चला रहे हैं, और उसके बाद भी लाखों रुपए उनके बैंक अकाउंट में होते हैं, बचा लेते हैं। और कई लोग लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके बैंक अकाउंट में 10-20 हज़ार रुपये भी नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर आप माइंडसेट समझें इनका, तो इनके माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है, या फिर क्या गलती कर रहे होते हैं ये लोग? देखो क्या होता है, मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। वैसे तो प्रैक्टिकल कर सकता तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी मैं एक इमेजिनेशन से इसको समझाना चाहूँगा। एक आप 100 ml का कप ले लें, एक 500 ml का, एक 1 लीटर का, एक 5 लीटर का, एक 10 लीटर का, और एक ले ले बैलून बड़ा। अच्छा, ठीक है। तो जितने भी आपने ये बर्तन लिए, इनमें सब में 20-20 लीटर पानी डालो। हाँ जी। तो क्या होगा, इसमें 100 ग्राम बचेगा, 100 ml बचेगा, इसमें 200 बचेगा, बाकी सारा गया। इसमें 500, इसमें 1 लीटर, ये जो 10 लीटर वाला है उसमें सारा गया। हाँ जी। जो बैलून है वो इतना फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर है तो बेशक छोटा सा, हाँ। लेकिन उसमें 20 भी पूरा आ जाएगा, फिर भी इतनी जगह बच जाएगी। बिल्कुल, उसको बांधने के लिए। हाँ, बांधने के लिए, क्योंकि वेट से उसमें फिर जगह बन हाँ जाएगी। जी। तो कहने का मतलब क्या है, कई लोग मॉनेटरी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उनकी स्टोरेज कैपेसिटी 100 ml ही थी, उनको 20 लाख या 20 करोड़ रुपया भी मिला तो वो 100 पे रुक जाते हैं। हाँ, उनके अकाउंट में मिलेगा 100 रुपये ही। हाँ, मिलेगा उतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा वो देख नहीं पाते। वो उसकी है कि वो 1 लीटर तक देख सकता है, एक 10 लीटर तक देख सकता है। एक इतना फ्लेक्सिबल होता है, जितना डालते जाओ वो उसको और ज़्यादा डाइजेस्ट कर लेता है। हाँ। उस बाकियों को डायरिया लग जाता है फाइनेंशियल, इससे ज़्यादा पैसे आएंगे तो डुल जाएंगे बाहर। तो उनका जो एपेटाइट होता है, हाजमा जो होता है, वो इतना कमज़ोर होता है कि वो उससे ज़्यादा देख नहीं सकते। ठीक बात अब है। दूसरी चीज़, जैसे अभी आपने बात बोली कि एक आदमी जो 10,000 कमा रहा है उसके लाखों रुपए हो सकते हैं, और जो लाखों कमा रहा है उस पर 10,000 भी नहीं होते। हाँ जी। मैं ये कहूँगा उसकी वो जो कमाने की कैपेसिटी है वो उसने डेवलप नहीं करी, इसलिए वो सिर्फ 10 कमा रहा है। लेकिन उसने कुछ अच्छी हैबिट्स ज़रूर डेवलप करी, जिससे कि वो सेविंग कर पा रहा है और इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है। लेकिन उसका स्केल छोटा है, पर है वैसा ही। जैसे आप देखिए, एक छोटा आदमी है, एक बहुत बड़ा आदमी है, या जीव एक छोटा एक बहुत बड़ा जीव है, लेकिन ऑर्गन्स तो सारे उसमें भी हैं, सारे उसमें भी हैं। हाँ जी। ऐसा तो नहीं है उसके अंदर ऑर्गन्स की कमी है तो उसी में पूरा प्रोपोर्शनेट तरीके से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो सेम इसी तरीके से उसने अर्निंग के वाले पहलू पे काम नहीं किया। जैसे हम 10th में पढ़ते हैं, सारे पेपर में पास होना होता है, तभी आप अगली क्लास में जाते हैं, नहीं तो कंपार्टमेंट आ जाती है। बिल्कुल ठीक। तो लोगों की ऐसे फाइनेंशियल कंपार्टमेंट आई हुई है, कोई कमाने में फेल हो जाता है, कोई बचाने में फेल हो जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट ढंग से करने में फेल हो जाता है, कोई उसको पैसिव जनरेट करने में फेल हो जाता है, कोई उसको फन या रिलैक्स या इंजॉय करने में फेल हो जाता है। इसीलिए वो किसी ना किसी स्टेप के ऊपर अटके हुए हैं, इसीलिए उनकी वो क्लास पास नहीं हो पा रही है। तो जैसे भी आपने बोला कि एक इंसान जो 10,000 कमा रहा है वो इतनी सेविंग कर पा रहा है, क्योंकि उसने अपने बाकी सारे पहलुओं पे बहुत काम किया है, बस अर्निंग के स्केल को बड़ा नहीं कर पाया। और दूसरी चीज़, जो लाखों रुपए कमा रहा है, उसने अर्निंग वाले पेपर में तो बहुत मार्क्स ले लिए, यानी अर्निंग की काबिलियत तो बढ़ा ली। हाँ। लेकिन उसने अपने जो बाकी सब्जेक्ट थे, यानी कैसे मैं सेविंग करूं, वो इमोशनल लेवल पे इतना स्ट्रेंथ नहीं है उसकी। स्किल उसकी ऐसी हो सकती है जिससे उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसको वो सेविंग करने की जो इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे हो सकता है उसमें इम्पेशेंसी हो, वो इमोशनल बाइंग ज़्यादा करता हो, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हो सकता है उसमें आदतें थोड़ी इस तरीके की हो कि जिससे कि वो अपने अमाउंट देख नहीं सकता अपने खाते में। मैं एक चीज़ और सच्ची बताता हूँ, आप कभी एनालाइज करना, 90% से ज़्यादा लोग सैलरी के ऊपर भरोसे पे है। वो अब चाहे 10,000 कमाते हो, चाहे 1 लाख कमाते हो, चाहे 5 लाख महीना कमाते हो, वो अपने अकाउंट में चाहे 10 साल से कमाते हो, हाँ जी, 3 महीने की तनख्वाह भी इकट्ठी नहीं देख पाते। 25 तारीख को ख़त्म हो जाती है मैक्सिमम लोगों की हाँ, तनख्वाह। हाँ। तो क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि जब उनकी 50,000 तनख्वाह थी, तब भी उनका यही हाल था जब आज 2 लाख रुपए तनख्वाह है। हाँ। फ़र्क सिर्फ जीरो का ही तो है। हाँ, पहले अगर मोटरसाइकिल थी तो सेंट्रो आ गई, सेंट्रो से वरना आ गई, और वरना से फिर मर्सिडीज रहा तो व्हीकल का व्हीकल। हाँ,
लेकिन वो उस ट्रैप से बाहर कभी भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर वो 50 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएंगे तो फिर वो लेटेस्ट चॉपर में आ जाएंगे ना। हाँ जी, वो जीरो का फर्क है बस, और किसी चीज़ का फर्क नहीं है। तो ये जो आपने बात बोली कि 10,000 कमाने वाले के लाखों हो सकते हैं, क्योंकि उसने अर्निंग की स्किल पे उतना काम नहीं कर पाया, लेकिन बाकी चीज़ें उसने कर ली। और एक जो बहुत ज़्यादा कमा पा रहा है लेकिन नहीं सेव कर पा रहा है, क्योंकि उसने बाकी चीज़ों पे कभी काम ही नहीं किया, और ना ही कभी वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। ये फिर भी हो सकता है 10,000 वाला, क्योंकि इसने अपनी जो लिमिट्स हैं वो कई चीज़ों में बनाई हुई हैं। फाइनेंशियली फ्री ये वर्ड अक्सर सुनने में आता है, और ये लोगों के लिए एक तरीके से हम कहें मोक्ष जैसा शब्द हो गया है कि आज किसी को मोक्ष नहीं चाहिए। आज लोगों को चाहिए कि हम इस जीवन में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, हमें कमाने की जद्दोजहद ना करनी पड़े। तो एक्चुअली में अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि 35 साल की उम्र में आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, और जितने सालों से मैं आपको जानता हूं आप लाइफ को फुल फन कर रहे हो। जैसे आपने 4 एस्पेक्ट बताए थे, इन पे भी हम एक एक करके आएंगे। लेकिन अगर मैं साधारण शब्दों में जानना चाहूं, फाइनेंशियली फ्री होने से आप समझते क्या हैं? देखो, फाइनेंशियली फ्री क्या है? जब आपको पैसे कमाने की मजबूरी से आप बाहर निकल जाएं और जो जीवन शैली आपको चाहिए वो जीवन शैली भी मेंटेन रहे, और ये ताउम्र रहे इस जन्म में। ठीक बात है। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए। जैसे रिच होना और वेल्दी होना अलग अलग चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियली फ्री में ये होता है कि मान लो किसी के पास 4 लाख रुपए हैं, हाँ जी, और उसका लाख रुपए महीने का खर्चा है, तो समझ लो उसके पास 4 महीने की वेल्थ है। ठीक है, 4 महीने के लिए फाइनेंशियली फ्री हो? नहीं, 4 महीने की वेल्थ है, फ्री तो अच्छा, हाँ, बस free ये है नहीं, कि हाँ। आप उसको ये बोल सकते हैं वो 4 महीने के लिए फ्री है, हाँ। क्योंकि 4 महीने तक उसको अपने लिविंग स्टाइल को मेंटेन करते रहने के लिए बिना काम करे वो जी सकता है। जी सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसकी कमाई 1.25 लाख रुपया महीना है और उसका भी खर्चा लाख रुपए है, लेकिन 1.25 लाख रुपया उसकी पैसिव आती है जिसके लिए उसको कोई काम नहीं करना पड़ता, तो क्या वो कभी फाइनेंशियल ट्रैप में जा सकता है? हर महीने लाख रुपए खर्च होता है, वो उड़ाता है। हाँ जी। अगर मान लो 70,000 रुपए उड़ा दिए उसने, खर्च कर दिए, 30,000 रुपए वो वैसे ही चौंक पे भी फेंकाए, लाख रुपए उसने पूरे खर्च दिए, हाँ। लेकिन 1.25 लाख रुपए उसको रेंटल या किसी तरीके से पैसिव इनकम आती है जिसके लिए कुछ नहीं कर रहा, और उतना ही खर्चा है उसका, और लाख से ऊपर उसका खर्चा ही नहीं है, क्योंकि उसका जो डिजायर्ड लाइफस्टाइल है ना वो लाख में कवर हो जाता है। तो क्या वो कभी भी फाइनेंशियल ट्रैप में फंसेगा? नहीं, कभी भी नहीं। आ ही रहा है कहीं ना कहीं से क्योंकि हर महीने उस पे अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के बाद भी पैसे बच रहे हैं ना, तो वो जितना ज्यादा जिएगा उतना प्रॉस्परस हो जाएगा। असलियत में फाइनेंशियल फ्रीडम वही होती है कि मैं फाइनेंशियल कंपल्शन से बाहर निकल जाऊं, कि जीवन शैली जो मुझे मेरी डिजायर्ड चाहिए, किसी की एक बाइक हो सकती है, किसी की एक नॉर्मल 10-12 लाख 15 लाख की गाड़ी हो सकती है, किसी की 10-1 करोड़ की गाड़ी भी हो सकती है, वो उसकी अपनी है। किसी को ये है कि बहुत ज़्यादा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो किस में फुलफिल होती है। तो जब जो इंसान अपने उस लेवल को अटेन कर सकता है और उसके लिए कोई भी उसको फाइनेंशियल काम ना करना पड़े, वैसे उसके शौक से पैसा आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे बहुत से लोग हैं ऐसे पॉडकास्ट कर लेते हैं शौक में, ऐसे नहीं कि घर का काम नहीं चल रहा, गुजारा नहीं चल रहा, कर चाहिए वो उतारने के लिए, ऐसा नहीं है। जैसे दीपेंद्र गोयल जी, निखिल कामत जी, इनको क्या जरूरत है पॉडकास्ट करने की? हाँ, बहुत नहीं, जैसे प्लेयर्स भी हैं क्रिकेट वाले, वो ये तो सोचते नहीं यार छक्के चौके मारने जरूरी है, आज घर में कर जाए, भारती भी कर रही है पॉडकास्ट, हाँ, इज ए वेल सेटल्ड। तो हाँ, वो अगर किसी के शौक से कुछ फाइनेंशियल आ रहा है और उसको उससे मतलब नहीं कमा रहा है, ज्यादा आ रहा है, वो अपना शौक पूरा कर रहा है, वो उसको मैं काम करना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो फाइनेंशियल कंपल्शन नहीं है। फाइनेंशियल कंपल्शन वो होती है जो मैं चाह नहीं रहा हूं लेकिन मुझे फिर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, उसको मैं बोलूंगा ये फाइनेंशियल ट्रैप में है। और उससे निकलने के लिए आदमी बचपन से ही 10, 15, 20 साल जब से वो कमाना शुरू करे, अगर वो इस तरीके की बुद्धि ले ले तो वो 20 साल का भी होगा तो भी इससे बाहर निकल सकता है। और अगर वो चीज़ों को नहीं सीखेगा तो उसकी कई पीढ़ियां भी ट्रैप में पड़ी ही रहेंगी। सर, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मैं नटशेल ये बताऊंगा, जब आप अपनी लाइफस्टाइल को, जिसको आप ड्रीम लाइफस्टाइल आप इंजॉय करना चाहते हो, हर किसी का ड्रीम बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, उसको फुलफिल करने के लिए, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपकी फाइनेंशियल कमाने के लिए जो मजबूरियां हैं वो ना हो, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। और टाइम के साथ आप थोड़ा थोड़ा प्रॉस्परस भी हो रहे हैं बिना
वो काम करे जो आप नहीं चाहते हो। और दूसरा, आपकी जिंदगी का हर पल आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो, आप अपनी जिंदगी बेच नहीं रहे हो, तो आप ये फाइनेंशियल फ्रीडम पे आ सकते हो। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई 100 करोड़ का आदमी है वही फाइनेंशियली फ्री होगा। हो सकता है 100 करोड़ वाले पे 150 करोड़ का कर्जा हो, ठीक बात है, तो फाइनेंशियली फ्री नहीं है। हो सकता वो 1.5-2 करोड़ की गाड़ियों में भी नजर आता हो, वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है। हो सकता है उसमें और ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन महसूस हो रहा है, मैं इसको कैसे करूं डील। तो ये बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे ज़्यादा अगर आपके पास आ रहा है और अगर वो ताउम्र आता रहेगा तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। एक बार आप फाइनेंशियली फ्री हो गए तो आप और भी कई रास्ते ढूंढ सकते हो अपने शौक़ पूरे कर कर भी पैसे कमाने के। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम वापस से आपके वही पहले वाले साइकिल पे आते हैं, कमाना, बचाना, बढ़ाना और उसको इंजॉय करना। हाँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो कमाना, वो पहला है, वो पहला इंपॉर्टेंट सारे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट सारे हैं, सबसे पहला एस्पेक्ट कमाना है। अब आपको क्या लगता है कि आज के समय में हिंदुस्तान जो बेरोजगारी से गुजर रहा है, नौकरी की महामारी है, तो ऐसे में कमाई का ट्रैप कहाँ है? मतलब लोग क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? लोगों के पास कमाने के लिए अवसर क्यों नहीं है? देखो, मैं ये बोलूँगा कि कोई महामारी नहीं है, कोई कमाने के अवसरों की कतई कमी नहीं है। आज लोगों के पास कमाने की नियत होनी चाहिए। रीज़न मैं एक बात और बोलूँगा कि लोग ये तो चाहते हैं कि क्लास में फर्स्ट आ जाऊँ, लेकिन उस फर्स्ट आने के प्रोसेस को नहीं कोई सीखना चाहता। वो चाहते हैं कोई नकल दे दे, पर्ची लिख दूँ और सबसे ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो इसीलिए लोग चाहते हैं टिप मिल जाए या कोई सरकारी ऐसी नौकरी मिल जाए, करना कुछ ना पड़े। हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी कभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं देती जितनी प्राइवेट देती हैं। लेकिन फिर भी लोग सरकारी पे क्यों भागना चाहते हैं? क्योंकि वो करना नहीं चाहते। तो जो निठल्ले आदमी हैं उनके लिए पहले भी बेरोजगारी थी, आज भी और हमेशा भी रहेगी। सीखने वाले आदमी जो उस प्रोसेस को सीखना चाहता है उसके लिए ना पहले थी ना आज थी। आप देखो, कई नए नए बच्चों ने यूट्यूब पे कैमरा कैसे डील करना है ये सीख के नए नए स्टूडियो खोल के उस पर अपनी फोटोग्राफी या एडिटिंग करके कर लिया अपने आप ही काम। तो उसके अंदर बेरोजगारी नहीं थी। आज भी काम करने वाले मैं कई बार कई दुकानों के आगू से गुजरता हूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर एक पर्सन की जरूरत है, चाहे वो हेल्पर की है, सेल्स पर्सन की है, किसी भी चीज़ की है। मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि किसी दुकान के ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का रिक्वायरमेंट ना हो। आप किसी मार्केट में गुजर जाए 150 तो नौकरी चाहिए या फिर हेल्पर चाहिए या फिर सेल्समैन चाहिए, ऐसे बोर्ड लगे हुए मिल ही जाते हैं। हाँ, मिल जाते हैं। तो ऐसे में वो जो आदमी कह रहा है ना कि महामारी है, नौकरी नहीं है, या वो ये चाह रहे हैं कि अनस्किल्ड आदमी कि मैंने कैसे भी करके अपनी ग्रेजुएशन कर ली, अब मुझे सिर्फ खाली बैठे पैसे देने वाला कोई नहीं है। वो बेरोजगारी का नाम दे देता है कि मुझे खाली बैठे कोई पैसे दे तो मैं कहूँगा कि रोजगार पूरा है। तो उन लोगों के लिए हमेशा रहेगी बेरोजगारी। और जो करने वाले हैं, आप देखो बहुत से लोगों ने बिल्कुल जीरो से कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। ऐसे तो अब मैंने एक पीछे आप ही के यहाँ दिल्ली पे एक अनशन चला था, लोकपाल वाला, मैं आम आदमी टाइप वाला, मैं आम आदमी पार्टी वाला अनशन अन्ना हजारे जी ने किया था। तो एक इंसान ने क्या देखा कि उन्होंने एक टोपी बनवाई कि मैं आम आदमी हूँ। तो जिसका वो पॉली बैग सा बनता है ना, कपड़े से का आजकल आता है, पॉलीथीन का नहीं, कपड़े से का। हाँ, कपड़े का आता है बिल्कुल। तो उन्होंने उसकी बना के उस पर प्रिंटिंग करके 50-50 रुपए में 2-2, 3-3 बेच दी, जबकि उस पर 2 रुपए कॉस्ट नहीं आती। हाँ, तो वो कोई बिजनेस आइडिया उसने अपने पुरखों से तो नहीं सीखा था, क्योंकि तब तो ऐसी स्थिति नहीं थी। जब इंसान अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर लेता है ना, तो उसका वो जैसे जौहरी पहचान पाता है ना, पत्थर में, हीरे में, सोने में, पीतल में फर्क। तो जब वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेता है तो उसको समझ आने लग जाता है कि ये भी एक मौका है आइडिया से पैसे कमाने का। बहुत बेहतरीन बात आपने कही। पैसे से पैसा कमाया जाए जरूरी नहीं है। पैसे से पैसा कमाते तो अंबानी के छोटे भाई भी कमा लेते, वो तो पैसे से माइनस चले गए। बहुत से लोग जिनकी जमीन बिक के बहुत पैसे आए थे वो भी नहीं आज सड़क पे आ गए। कई लोगों ने आइडिया से पैसे कमाए हैं। ज्यादा कमाई होती ही हमेशा आइडिया से है। तो उस इंसान ने उस आइडिया को पकड़ा, उसको एनकैश किया। तो इसी तरीके से जो लोग सोचते हैं कि क्या काम करूं, उसको कोई काम अगर बता दोगे तो वो एक टिप हो गई जिससे कि वो पेपर में फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन वो उसी में आएगा, उसी एक सब्जेक्ट के उसी क्वेश्चन में, पूरे में तो नहीं आएगा ना। वो जब बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो उसमें काबिलियत तो डेवलप नहीं हुई। तो सबसे पहला काम है अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना। जिस दिन वो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ा लेगा,
उसके बाद उसके सेंसर ऐसे हो जाएंगे कि वो इस तरीके के आइडियो को एकदम पकड़ पाएगा और उसको एनकैश कर पाएगा और लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा पाएगा। क्योंकि एजुकेशन भी 3 तरीके की होती है, हम तो स्कूल कॉलेज की जानते हाँ हैं। जी बिल्कुल। 3 तरीके की एजुकेशन के बारे में शेयर करूं? 100% 3 तरह के एजुकेशन आपने, एक तो आपने बताया स्कूल की, हाँ। जो हम लोग बेसिकली एजुकेशनल जो कहते हैं, हाँ। एकेडमिक हो गया ये। एकेडमिक एजुकेशन हो गई। हाँ। इस एजुकेशन से हम बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड डेवलप हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिनका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा, जो 80-90% 95% ला रहे थे और कुछ 50-20 कुछ कम ला रहे थे या नहीं भी ला पाए, जब उनको आप 30 साल के बाद मिलोगे 10th करने के, तो हो सकता है जिसने इतने कम मार्क्स लाए हों उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे ज़्यादा भारी हो। अच्छा, ये मैंने बहुत बार देखा है, कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा, मतलब कम मार्क्स लाने वाले लोग ज़्यादा अच्छा कमा जाते हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो कछुआ चलता है ना उसको लगता है मैं चीज़ में पीछे रह गया, तो वो लगातार लगा भी रहता है, तो इसीलिए वो खरगोश कई बार सो जाता है तो वो आगे निकल जाता है। हाँ जी। तो कारण क्या है कि सबसे पहली हुई एकेडमिक एजुकेशन। इस एजुकेशन को सोच के हम सोचते हैं ये फाइनेंशियल एजुकेशन का भी काम करेगी, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। उससे वो पीएचडी कर सकता है, कोई आईएएस या बहुत बड़ा कुछ बन सकता है, जो भी एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ कर सके, बहुत अच्छा प्रोफेसर या कुछ भी बन सकता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो नहीं है, वो एकेडमिकली डेवलप करने के लिए है। अगर मैं सोचूं सितार बजाना मैं सीख लूं तो इससे सारे मुझे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो दूसरी एजुकेशन होती है प्रोफेशनल एजुकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेके चलो लॉयर बनता है कोई, तो जैसे कोई राम जेठमलानी पे जाएगा तो क्या वो उससे पूछता कि क्या आपके मार्क्स कितने आए थे एलएलबी में? नहीं। जबकि उससे ज्यादा मार्क्स आने वाले पे हो सकता है केस नहीं है, क्योंकि वो एकेडमिक तो डाउन था लेकिन प्रोफेशनली उसने अपने आप को बहुत ग्रो किया। बिल्कुल, आप सक्सेसफुल हो जाओ तो आपसे कोई पूछता है कि आपने क्या डिग्री कर रखी है। हाँ, क्योंकि उसको आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए। ठीक बात है। जब कोई टीचर से पूछता है ना कि मुझे ट्यूशन लगानी है, तो वो उसको पूछता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, पीएचडी करी है, एमबीए की है, मास्टर करी है, तभी तो उसको हायर करेंगे ना, भी आप पढ़ा भी सकते हो कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो एक अलग क्वालिफिकेशन होती है, उसका एकेडमिक से उतना भी लेन देन नहीं है कि जो टॉपर होंगे वही प्रोफेशनल बहुत ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तीसरी एजुकेशन होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। बहुत सारे जो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं, हाँ, वो फाइनेंशियली कुछ जरूर कर सकते हैं, और जो एकेडमिकली भी बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं वो भी फाइनेंशियली कुछ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक पोर्शन से सारी चीजें जुड़ी होती हैं। जैसे ज्योग्राफी से फिजिक्स केमिस्ट्री भी जुड़ी होती है, मतलब प्लैनेट से आप देखोगे तो उसमें मैथ्स भी जुड़ा होगा, उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री दूसरे प्लैनेट पे क्या कुछ है, वो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। लेकिन मेजर पोर्शन तो वो एकेडमिक एजुकेशन का रहा, मेजर वो प्रोफेशनल एजुकेशन का रहा। जो फाइनेंशियल एजुकेशन है जिसका मेजर पोर्शन ये होता है, आपने कई परिवारों में, मारवाड़ी में, अग्रवाल गुप्ताओं या इन सब चीज़ों में देखा होगा, वो इस तरीके के हुनर में, इसमें हुनर होता है, वहाँ पर इस तरीके के माहौल होता है कि वो बच्चे भी उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो इससे वो भी एक अपना वो सेंसर डेवलप कर लेते हैं कि किस किस तरीके के बिजनेस आज की तारीख में हम कर सकते हैं, कौन से आइडियाज़ ऐसे हैं जिससे हम बिजनेस बना सकते हैं। तो उस बिजनेस बनाने के बाद तो वो उसको कैसे फाइनेंशियली बड़ा करते हैं। मैंने कई बनिया फैमिली में देखा है, मतलब बनिया का मतलब एक पर्टिकुलर ये नहीं कि सारे, लेकिन मेजॉरिटी के हिसाब से कह रहा हूँ, वो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, कम्युनिटी का कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के हिसाब से बात कह रहा हूँ। तो जैसे क्षत्रिय लड़ाई में ज़्यादा दिखेंगे, तो अब रेशो बदल रही है सब चीज़ों की धीरे धीरे, लेकिन जिस भी इंसान के अंदर इस तरीके का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जिसने डेवलप कर ली, उसको कभी भी पैसे के लिए क्या काम करूं क्या ना करूं ये सोचने की जरूरत नहीं। उसके सेंसर डेवलप हो गए, उसके फोकस वो दूरबीन से खट एकदम पकड़ सकता है। जैसे होता है ना इंफ्रारेड, वो पकड़ लेती हैं कि यहाँ पर टारगेट है, तो ऐसे ही वो समझ पाता है कि आज की तारीख में मैं क्या करूं। पुराने टाइम में ये चीज़ें नहीं थी तो बाप के बिजनेस को ही बेटे सारे संभालते रहते थे, ठीक है, समझ लेकिन आज नए नए चीज़ें आ गई। तो इसीलिए लोगों को अगर फाइनेंशियली ग्रो करना है तो ये भूल जाए कि सिर्फ एकेडमिकली बहुत अच्छा करेंगे तो ही बात बनेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि एकेडमिक में फेल होंगे तो ही आप अच्छा कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। आपने बिल्कुल पहले बता दिया कि हर सब्जेक्ट में नंबर लाने पड़ेंगे। हाँ। तो अगर आपके नंबर एकेडमिक में भी हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर में हो सकता है फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छा आ जाए, थोड़ा बेटर कुछ ना कुछ फेवर जाएगा, 100% होता है। हाँ, कुछ ना कुछ फेवर जरूर जाएगा। लेकिन
प्योर एकेडमिकली से आप पूरा ही फाइनेंशियली फ्री हो जाए ऐसा संभव ऐसा नहीं है। संभव नहीं है। तो हम लोग वापस से अपने वो 4 एस्पेक्ट पे आते हैं। एक कमाने का आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि कमाने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अब इससे ज़्यादा बड़ा जो मैं मानता हूँ कि कमाने वाला, जैसे कि मैंने बताया कि कम कमाने वाले भी पैसे बचा लेते हैं और ज़्यादा कमाने वाले भी पैसे नहीं बचा पाते हैं। तो पैसे बचाने के पीछे क्या साइंस है, मतलब क्या विज्ञान है? कुछ लोग तो कम में भी बचा लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा में भी नहीं बचा पाते, और कैसे बचाएं, दोनों चीज़ों का सर आप आंसर करिएगा। देखो अगर उन्हीं इंसान से पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लो आज वो 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, जब वो 20,000 कमा रहे थे तो क्या उनका 20,000 में काम चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। चल रहा था। आज वो 50 कमा रहे हैं तो आज उनका 50 में भी उतना ही चल रहा है जैसे 20 में ही चल रहा था। नपातुला 20 में भी मतलब चल रहा था। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बढ़िया हो गया। हाँ, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बढ़िया हो गया होगा, लेकिन 20 में भी अगर उन पे बचत नहीं हो रही थी तो आज 50 में भी नहीं हो रही। हाँ जी, ऐसा ही है। कई लोग लाख कमा रहे हैं उस पर फिर भी नहीं हो रही। कहने का मतलब क्या है कि उनका पैटर्न खराब है। कैसा पैटर्न खराब है? जैसे ही वो 20 कमाते हैं ना, वो लायबिलिटी 20 की खड़ी कर लेते हैं। ओके। जैसे उनकी आमदनी 50 आएगी तो वो उससे पहले ही उसको तैयार कर लेते हैं। ओके। तो जब उन पे 20 पे भी नहीं बच रहे थे, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही ऐसा था कि जितने आ जाएं वो 50 पे भी नहीं बचेंगे। अगर उनको किसी कारण से कोई प्रॉपर्टी पैसे मिल जाए या लॉटरी निकल जाए तो वो एकदम अपने लाइफस्टाइल को एकदम ऊपर फिर उठा लेंगे, फिर वहीं पे ले आएंगे कि ना फिर भी बचे, क्योंकि वो पैसे को पार्क खड़ा करके देखने की उनकी क्षमता नहीं है। वो 2-3 महीने की अगर एडवांस उनको सैलरी मिल जाए तो जैसे वो 25 तारीख को सारी खत्म हो जाती है ना, अगर उनका 15 दिन का महीना होता है, कई देशों में होता है 7 दिन का होता है। हाँ। 7 दिन में सैलरी आ जाती है। अच्छा। तो उनके 5वें दिन खत्म हो जाती है। कईयों का वीकली भी पे आउट होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो उनकी 5वें दिन खत्म हो जाती है। पुराने टाइम के अंदर जब मजदूर लगता था ना किसी के साथ परमानेंट, वो साल के हिसाब से लगता था। हाँ, आपने भी देखा होगा, तो वो साल के लेता था। हाँ बिल्कुल। अभी भी कोई बाहर देशों में रहता है तो साल में इकट्ठे पैसे करके ले आता है। हाँ, नहीं, जो मजदूर लगाते थे हम, हाँ। जैसे खेत में लगाया या कोई हाँ। ट्रैक्टर का ड्राइवर लगाया, तो अच्छा। उनके साल के पैसे बांधे जाते थे। बीच बीच में ले बात अलग है, लेकिन साल के 20,000 25,000 ऐसा हाँ, कुछ जो भी होता था। उसको बांधना होता था। तो धीरे धीरे ये इतनी स्पीड हो गई कि इसको स्पैन को छोटा करते रहना पड़ा। वो महीने पे आ गई। कई जगह पे 15 दिन की सैलरी होती है, कईयों पे वीकली होती है, अब कईयों पे पर डे भी होती है। अब आप कई देशों में देखो पर आवर भी डिसाइड होती है। हर घंटे पर घंटे $20 इतने डॉलर का एक सिस्टम बना दिया गया है। तो उनके साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कमाने के स्किल सीख लिए, लेकिन जो बचाने के लिए जो इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए वो उनकी कभी डेवलप ही नहीं हुई। तो इसलिए उनकी जितनी भी आमदनी होएगी वो कभी भी नहीं बचा पाएंगे। इवन उल्टा क्या काम होगा, जब वो 20,000 कमा रहे थे ना तो उन पे कम कर्ज था। अच्छा। आज जब वो 50,000 या लाख रुपया महीना कमा रहे हैं ना, आज उन पे ज्यादा कर्ज है। जबकि वो ये सोच सकते हैं कि 20,000 कमाने वाले पे अगर 2 लाख रुपए का कर्जा है तो जो लाख कमाएगा तो वो तो कर्जे पार निकल आएगा। लेकिन 1 लाख कमाने के बाद आप देखोगे उनके पास 10 लाख रुपए का कर्जा है। तो उन्होंने अपने जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट हैं वो ही खराब किए हुए हैं। वो इस तरीके से लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो नहीं सकते कब्रिस्तान तक। तो ठीक बात है। तो इसीलिए उनको वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। उसको वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? जिसकी मान लो 50,000 रुपये इनकम है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर उसके किसी कारण से 45 ही मिले तो क्या उसका 45 में गुजारा चल जाएगा कि नहीं? 20 में चल रहा था, 45 में क्यों नहीं चलेगा? तो वो 10% जैसे ही पैसा आता है उस 10% को ये माने ही ना कि मेरा आया है। हाँ, जैसे कई एम्प्लॉइज का तो पीएफ कट जाता है तो ऑटोमेटिकली चला जाता है। सरकार जानबूझ के करती है ऐसा। हाँ जी, कि उनको पता है कि ये फाइनेंशियली बेवकूफ़ी कर सकते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उनका कुछ पोर्शन जबरदस्ती काट लेते हैं और उसमें अपना भी कुछ पोर्शन ऐड करती है। हाँ बिल्कुल। और लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे उनको फिर इकट्ठा बल्क भी देती है। हाँ, ताकि जो और फिर बाद में उनको थोड़ा बहुत पेंशन जैसा भी सिस्टम देती है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हमने इनको सारा दे दिया तो ये फाइनेंशियली दिवालिया होंगे जिस दिन ये नौकरी छोड़ेंगे। शरीर काम करने की पोजीशन में नहीं होगा। इसीलिए उनका वो अमाउंट जबरदस्ती सरकार काटती है और सरकार अपनी तरफ से भी मिलाती है ताकि वो कल को इस तरीके की दिक्कत में ना आए। क्योंकि ये चीज़ एम्प्लॉय को जितना मर्जी समझा दो
वो इस चीज़ को समझेगा नहीं। हाँ, वो बेसिकली अपने खर्चे बांध लेता है, वो खर्चे अपनी EMI बांध लेता है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उनकी फोर्सफुली सेविंग करवाई जाती है। तो जो आदमी सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है उसको फोर्सफुली करवाने की जरूरत नहीं। और लोग कई इसीलिए बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनकी मानसिकता एम्प्लॉय वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं से एक सवाल लेना चाहूँगा, जैसे जो जॉब में हैं उनका तो चलो PF कट गया या फिर और किसी तरीके से उन्होंने सेविंग कर ली, लेकिन जो बिज़नेस में हैं उनको तो हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस रहती ही रहती है कि आज मान लो गल्ला आ रहा है ₹1,00,000 का तो देनदारी है ₹1,25,000 की। मतलब आपको हमेशा फंड की नीड चाहिए ही होती है। आज अंबानी को भी फंड की नीड है, तभी तो IPO लेके आ रहा है, नहीं तो क्यों IPO लेकर आएगा। तो ऐसे में एक बिजनेसमैन सेविंग्स कैसे करे? अंबानी को नीड है, हाँ उसको क्यों नीड है? हाँ उसको नीड इसलिए है क्योंकि उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है। हाँ। और वो ये उसमें ये स्किल है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए दूसरे के पैसे का इस्तेमाल करे, दूसरे के लोगों का इस्तेमाल करे और अपनी लीडरशिप में उस प्रोजेक्ट से इतनी अर्निंग कर ले कि जिन लोगों ने उसको पैसा दिया उसको भी कमा के दे दे। हाँ जी। और जो उसके लिए काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी दे दे और अपनी भी वर्थ बढ़ा ले। जिस इंसान में ये काबिलियत है उस इंसान को जितना पैसा दे दोगे उसका देश उतना ज़्यादा समृद्ध होगा और हो भी रहा है, बट ऑब्वियसली हाँ हो भी रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि उनके अंदर फाइनेंशियली ये गेम है। कई लोग बोलते हैं कि यार वो बड़े लालची हैं, इतने पैसे कमा के भी नहीं रुक रहे। अरे नहीं, रुकना क्यों? नहीं वो उनका शौक है। हाँ। अब जैसे बोले क्रिकेट में काफ़ी नाम हो गया, हाँ। अब क्रिकेट छोड़ दो, क्यों छोड़ दें? या कोई भी गेम के अंदर बहुत नाम हो गया तो छोड़ दो, क्यों छोड़ दो? उसको खेलना अच्छा लगता है, वो बात अलग है, उससे पैसा आ रहा है। उनका काम है कि देश में समृद्धि आए। उन्होंने वो स्किल सीख ली, जैसे शतरंज सीख लेते हैं तो उन्होंने वो फाइनेंशियल स्किल सीख लिया। ऐसे लोगों को बहुत इज्जत देनी चाहिए क्योंकि वही देश को आगे ले जाते हैं। ठीक बात है। तो जो इस तरीके की मेंटलिटी रखते हैं वो देश को भी आगे ले जाते हैं और उनको जितना ज़्यादा पैसा देंगे वो कई गुना कर देंगे। ठीक बात है। जैसे हम किसी इंसान को एक अच्छा रॉ मटेरियल देते हैं तो वो अच्छा घर बना देता है या अच्छा खाना बना देता है, और बहुत से लोग हैं जो खराब बनाते हैं और खराब घर बना देते हैं, तो उनको नहीं देना चाहिए। तो जो फंड की नीड है वो उसको भी होती है जिसने उधार लेके घी पीना है। ऐसा नहीं है उसको जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक ऐसे को देता नहीं है। बैंक भी सिर्फ उसी को दे रहा होता है जो देने की कैपेसिटी में होता है। 100% वो आपका सिविल देखता है। हाँ। वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, बैंक बैलेंस देखता है, सब वो चीज़ें सिविल देखता से ना आपकी फाइनेंशियल आदतें पता लग जाती है, उसका स्कोर बोर्ड होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे फिजिकल हमारी फिटनेस हमारी आदतों पे डिपेंड करता है, क्या हम खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल हेल्थ होती है, उसके अंदर हम कितना बचाते हैं, कितना सेविंग करते हैं, कितना टर्नओवर है, वो पैन कार्ड, वो सारी चीज़ों से पता चल जाता है। सब चीज़ें पता लग जाती है कि इसकी फाइनेंशियल हैबिट्स कैसी रही होंगी। ठीक बात है। तो जो अभी आपने पूछा कि बिजनेसमैन कैसे बचाए, बिजनेसमैन को ना बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करनी होती है कि अगर मैं इसमें इतना इनपुट डालूंगा तो क्या इतना इनपुट आउटपुट मुझे मिल पाएगा कि नहीं। अगर उसकी कैलकुलेशन बहुत ठीक बैठ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। अगर उसकी कैलकुलेशन रियलिस्टिक नहीं होती तो वो लॉस में चला जाता है। बिजनेसमैन तो वो अपने आप को इसलिए बोलता है क्योंकि वो किसी बिजनेस में है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको बिजनेस की काबिलियत है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर कोई राजनीति में है तो ज़रूरी नहीं उसको राजनीति करनी आती है। हो सकता है माँ बाप कुछ बड़े MP PM CM कुछ रहे हो तो टिकट दे दी, कोई भी बन सकता है। हाँ ठीक बात है। हाँ, तो इसीलिए वो बिजनेस में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस की उसमें काबिलियत है। तो बिजनेसमैन तो मैं उसको बोलूँगा जिसमें बिजनेस करने की काबिलियत है। हाँ, अच्छा एम्प्लॉय भी मैं उसको बोलूँगा जिसको एम्प्लॉयमेंट लेने की काबिलियत है। बिल्कुल ठीक। अब किसी को ऐसे ही किसी एम्प्लॉयमेंट पे भेज दो या कोई कैमरा शैमरा या कोई सोशल मीडिया हैंडल, या जैसे मेरे से मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा तो मैं एम्प्लॉय नहीं हुआ ना उस कैटेगरी का। अब मैं सोचूं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे में वो स्किल नहीं है। तो सेम इसी तरीके से बिजनेसमैन को पहले देखना चाहिए कि क्या मेरे में वो बिजनेस ट्रेड्स हैं। क्योंकि कई लोगों को ना कई बार तुक्का लग जाता है, उस तुक्के से जो कमाई होती है ना वो अपने आप को बिजनेसमैन समझने लगते हैं। वो उनको वहम हो जाता है। फिर जब वो 2-3 दूसरे काम करते हैं उसमें कैलकुलेशन खराब होती है तो उनके हालात खराब हो जाते हैं। फिर वो मोरल डाउन हो जाता है, ये क्या हो गया। जो सही बिजनेसमैन होता है ना उसकी कैलकुलेशन में बहुत कम 5, 7, 10, 20% से ज़्यादा का फर्क नहीं आता, और वो टाइम के हिसाब से मोल्ड करने की चीज़ें जान रहा होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो आंख बंद करके एक रटी रटाई लकीर पे नहीं चलता। तो जो बिजनेसमैन है उसको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन कर पाएगा तो उसकी सेविंग अपने आप होगी, उसकी प्रॉफिट भी अपने आप होगी। बहुत सारे बिजनेस आपने देखे होंगे
जिसके अंदर इनपुट बड़ा कम लगता है और आउटपुट बहुत ज़्यादा आता है। हाँ जी, और बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी देखे होंगे जितना इनपुट लगता है उतना भी आउटपुट आ जाए तो गनीमत है। ठीक बात है। तो कई बिजनेस ऐसे भी करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कई कंपनियां नाम बड़ा ब्रांड बना लेंगे, लेकिन उसमें उनका इतना खर्चा हो चुका होता है कि वो प्रॉफिट नहीं देता, वो सिर्फ नाम बड़ा है। वो शो ऑफ सिंड्रोम हो गया हाँ जी। कि इतने टर्नओवर की कंपनी, लेकिन उसकी अगर बैलेंस शीट मिलाओ तो आज माइनस में खड़े हैं, लेकिन नाम बड़ा हो गया। ऐसे ही कई जीरोएं काट दो तो कई बिजनेसमैन जो अपने आप को समझते हैं वो भी इसी तरीके के, कि बड़ी फैक्ट्री भी है, बड़े शोरूम भी हैं, लेकिन सब लोन पे हैं, बहुत बड़ा माल भी पड़ा है लेकिन उसकी भी देनदारी है, मार्केट के अंदर बड़ा सारा गया भी हुआ है लेकिन वो भी उधारी में है, तो वो नेक टू नेक चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, लेकिन वो अपने आप को बिजनेसमैन मान रहे हैं। जिसको बिजनेस करना नहीं आ रहा तो वो बिजनेसमैन नहीं हुआ। बिजनेसमैन बिजनेस में हो जाने से बिजनेसमैन थोड़ी हो जाएगा। जॉब वाला तो फिर भी हो जाएगा क्योंकि उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन प्राइवेट में वो भी निकाल दिया जाता है। ठीक बात। तो ऐसे ही बिजनेसमैन जो ग्रो नहीं कर रहा तो मार्केट उसको निकाल देती है। तो सेम इसी तरीके से बिजनेसमैन की, जैसे आपने बात करी कैसे सेविंग करे, पहले वो अपनी इन चीज़ों को डेवलप करे, उसके बाद वो अपने, उसको बिजनेस में सेविंग करने की जरूरत नहीं है, उसका वो प्रॉफिट ही इतना बड़ा बड़ा अपने आप निकलता चला जाएगा। पहला तो वही होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ा लो। हाँ, और दूसरा ये है कि जब प्रॉफिट बढ़ जाए तो उसको आप कहीं ना कहीं काम पे लगा दो, आप विड्रॉल कर लो। और दूसरा क्या है, आप मिनिमम इस जगह, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से कम ऐसी आपकी अर्निंग आती रहे कि आप उस बिजनेस में आपका बफर बने। बफर बने, बिल्कुल ठीक बात अगर है। आप बफर नहीं बनाएंगे तो कोई भी कोरोना या अप डाउन या कोई भी आ गया रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट का, तो वो एकदम सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा ना। हाँ, जैसे इस बार कोविड में हमारे साथ हुआ, मैं बात करूं कि 20-25 कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, और आपको पता ही होगा कि हम लोग मैक्सिमम MSMEs या बहुत छोटी कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनका बिजनेस को एक्सपेंड कराने का काम करते हैं। 25 में से 12-13 कंपनियाँ कोलैप्स कर गई, बंद हो गई और आउट हो गई मार्केट से। देखो, ये मैं कहूँगा, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, हाँ हाई टाइड आता है, हाँ, फिर लो टाइड आता है। हाँ, जब समुद्र में हाई टाइड चल रहा होता है ना, तो सब फन कर रहे होते हैं, हाँ, सब यहाँ तक पानी है। हाँ, जब लो टाइड जाता है ना, तब पता लगता है कि बिना कपड़ों के कौन कौन नहा रहा था। तो इसीलिए जब वो डाउनफॉल आता है ना, तब पता लगता है, उससे पहले तो सब एक जैसे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए वो सिक्योरिटी भी करी जानी जरूरी है। तो बेसिकली एक आपने बता दिया कमाने के पीछे क्या साइंस है, बचाने के पीछे क्या साइंस है। अब सबसे इससे भी ज़्यादा एक बड़ी चीज़ कि जो बचा लिया, जैसे आपने बताया कि अगर 20 साल पहले 1 लाख रुपए थे तो आज वो 1 लाख रुपए नहीं है। हाँ, अगर आपने उसे बढ़ाया नहीं तो। हाँ, बचा कर बढ़ाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो कैसे बढ़ाएं? कई लोग तो बचे हुए पैसे को भी कम कर जाते हैं। मान लो कोई गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गई, कोई ऐसा स्टॉक परचेज कर लिया जो उस समय तो था 100 रुपये का, आज 90 का ही रह गया। तो बचा कर पैसे बढ़ाएं कैसे? देखो, जब भी पैसे बढ़ाने की बात करी जाए, अगर वो साल में 10% बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ नहीं रहे हैं। 10% भी बढ़ रहे हैं तो नहीं बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन तो 7-8% ही है, 6% ही है। तो वो 3% बढ़ने में क्या दिमाग लगाया आपने? अच्छा, 3% बढ़ेंगे तो 60-70 साल की उम्र में कितना ग्रो करेंगे हम? 3% करके। अच्छा, इन्फ्लेशन 7-8 है, अगर 7-8 के 7-8 ही है तो हम तो वहीं खाली हाँ, बचे जीरो ना। ही है फिर तो, बिल्कुल फिर तो ठीक जीरो बात है। हाँ, और साल में 2-3% कमा लेना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर वाली बात नहीं बनेगी उसमें। ठीक बात है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट का सिस्टम हो तो 18% या इससे ऊपर मिनिमम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं 18%, क्योंकि लोग तो 10% लाकर बड़ा खुश हो जाते हैं कि 10% का रिटर्न आ गया साल। वो एक्चुअली क्या होता है, ये एक ट्रेड मिल है। हाँ, अगर ट्रेड मिल 10 की स्पीड पे चल रही है किलोमीटर पे, और आप उस पे 8 किलोमीटर की स्पीड पे भागेंगे तो हर 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं। हाँ, अगर आप 12 किलोमीटर की स्पीड पे भागेंगे तो 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, तो 4 किलोमीटर का फर्क आ गया ना। हाँ, लेकिन उनको वो 1 घंटे में ये लग रहा है कम से कम हम 8 किलोमीटर तो भागे, लेकिन 10 किलोमीटर तक भी भागना जीरो पे खड़ा होना है। हाँ जी, ट्रेड मिल के ऊपर। तो ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये एक ट्रेड मिल है जिससे बहुत से लोग इसके इक्विवेलेंट भी नहीं भाग पाते, वो वहीं खड़े हैं। और इवन के कई लोग उल्टे भाग रहे हैं। उन पैसे से जो सेविंग करी है उससे डेप्रिशिएटिंग टॉयज खरीद रहे हैं जिनकी वैल्यू और ज्यादा कम होती है। तो समझ लो कि ट्रेड मिल अगर ऐसे घूम रही है तो वो तो उस पर भी उल्टे भाग रहे हैं। तो वो तो खड़ी खड़ी ट्रेड मिल एस्केलेटर जैसे नीचे ले जाता है, वो नीचे में भी चल रहे हैं
तो वो कितने नीचे गहराइयों में उतर चुके होंगे। तो इसीलिए जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करो तो टोटल ओवरऑल 18% या इससे ऊपर आनी जरूरी है, और 18% या इससे ऊपर आ सकती है बहुत ये सी। कैसे आएगी और कहाँ से आएगी, ये तो हिंदुस्तान का हर इन्वेस्टर जानना चाहेगा। देखो, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी एफडी से आएंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर मार्केट से आएंगी, और ज़रूरी नहीं, वो क्या होता है जैसे अभी आपने पीछे कुछ दिनों में देखा कि 40-50 हज़ार पे गोल्ड था। हाँ, तो उस टाइम पे जिसने इन्वेस्ट किया तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। हाँ बिल्कुल, साल भर में डबल हो गया, साल भर में डबल हो डेढ़ गया। साल मैक्सिमम। तो वो करीब ये आप लगा लो 25-30% के हिसाब से भागा। हाँ, तो जिसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो उसने बड़ा अच्छा काम कर लिया। तो इंसान को क्या देखना पड़ता है कि अभी तक कौन कौन सी चीज़ें रुकी हुई हैं जिनको बड़े काफ़ी टाइम हो गया है, और अभी वो जिस दिन शूट करेंगी तो कितनी तेज़ी से करेंगी। कई प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर कोई एयरपोर्ट या कोई चीज़ बनने वाली है तो वो एकदम शूट करेंगी। आप अभी अयोध्या में देखो, लोगों की 100 गुना बढ़ गई। हाँ बिल्कुल। तो 18% तो कुछ है ही नहीं। जब 1,000% बढ़ सकती है तो 18% तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए अगर बहुत ट्रेडिशनल तरीके पे चलेंगे तो 18% बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर अपने सेंसर एक्टिवेट रखेंगे तो 18% तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो ये कहाँ से सीखा जा सकता है? ये कहाँ से सीखा जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल विजडम, इन तीनों चीज़ों को डेवलप करना होगा। इन तीनों चीज़ों में भी छोटा छोटा बारीकी का फर्क है। इंटेलिजेंस, विजडम एंड एजुकेशन। हाँ, ठीक है, क्या फ़र्क क्या इनमें? एक ही बात तो हो गई? नहीं, एक बात नहीं हुई, बड़ी छोटी बारीकी का फर्क है। इंटेलिजेंस तो होता है थोड़ा सा हम उसकी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं पैसे की। एजुकेशन तो हुआ कि हम उसकी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। हाँ, सीखना। हाँ, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ गए। और जब आई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात, तो आ गया कि हम फाइनेंशियली डिसीजन कैसे ले सकते हैं इंटेलिजेंटली। फाइनेंशियल चीज़ों को समझना तो एजुकेशन हो गई, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम डिसीजन लेने में कामयाब हो गए, वो इंटेलिजेंस हो गई। ठीक है, अब उस इंटेलिजेंस से जो हमने डिसीजन लिया उससे जो हम प्रॉस्पेरिटी पे जाएंगे वो विजडम हो गई। ओके। जैसे वो बोलते हैं ना कि ये आदमी इज फुल ऑफ विजडम, ऐसे नहीं बोलेंगे पीएचडी किए हुए, हाँ, ये बहुत समझदार है। समझदार है, बुद्धि बहुत है इसमें। जरूरी नहीं है कि उसको बोलेंगे ये बहुत पीएचडी वाला है। तो वो चीज़, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग है, तो बहुत माइन्यूट सा फर्क है। तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो जब इंसान में फाइनेंशियल एजुकेशन आ जाती है, वो डाटा रीड करने में, एनालाइज करने में कामयाब हो जाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, उस डाटे से वो इंटरप्रेट करके उससे डिसीजन लेने में कामयाब हो जाता है। और जब वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे वो कामयाब हो रहा होता है तो उसको विजडम का इस्तेमाल करके उससे वो आउटपुट ले सकता है कि वो अपने उस पैसे से अपनी लाइफ में कैसे प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, अपने टाइम को कैसे लाइफ में बचा सकता है, अपने शौक कैसे पूरे कर सकता है, अपनी लग्जरी को, अपनी लाइबिलिटीज़ को कैसे, इन सब चीज़ों को इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो ये चीज़ें जिस दिन इंसान में आ जाती हैं तो उसको अपने आप दिखने शुरू हो जाता है। अब आप देखो, अयोध्या का केस कितने टाइम से चल रहा था, मतलब और ये भी से तो झगड़ा चालू हुआ था, उससे पहले से लेकिन ये भी पता लग रहा था हाँ। कि ये जो गवर्नमेंट है ये इसको बना के छोड़ेगी, इनके उसमें लिखा हुआ था। और ये भी पता लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जज रिटायर हो गया है तो भी उसको काम सौंपा हुआ है। तो डिसीजन इनका नियत था कि कैसे भी फेवर में लाना है। हाँ जी। तो वहां पर जिस इंसान को देखो, एवरीवन कैन बी इंटेलिजेंट आफ्टर द इंसिडेंट्स। घटना घटने के बाद तो सब इंटेलिजेंट हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फायदा तो घटना घटने से पहले है ना। अगर कोई खबर अखबार में छपी तो इसका मतलब ये है कि सारी भीड़ हलाल हो चुकी है, तब पता लगा आपको। और कोई सोचे मैंने अखबार में पढ़ के कुछ सीख लिया, नहीं, ठीक, वो तो आप भीड़ में सबसे पीछे हो। कई बार बोलते हैं ना कई दुकानदार, ये वाली ले लो, ये चीज़ बड़ी आगे, बड़ी अच्छी चल रही है। आप दुनिया से आगे निकलना चाह रहे हो और फॉलो वो कर रहे हो जो दुनिया कर रही है। बिल्कुल ठीक। तो आप कैसे आगे निकलोगे? आपको डिसीजन पहले लेना पड़ेगा। आपको इंटेलिजेंसी से, फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी से वो डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे आप चीज़ों को आंखों की बजाय दिमाग से देख पाओ। अब जैसे पैसा, पहले पैसा, मनी गोल्ड दिखता था, पैसे भी दिखते थे, नोट भी दिखते थे। आज तो दिमाग से ही देखे जाते हैं ना। जैसे एटीएम के अंदर किसी में 1 करोड़ रुपए हैं और किसी में 1 लाख रुपए हैं, जरूरी थोड़ी है 1 करोड़ वाला एटीएम भारी होगा। आप दिमाग से ही तो देख पाते हो, आंखों से चीजें दिखनी बंद हो चुकी हैं। हाँ, ठीक बात है। और जिन लोगों ने दिमाग से देख के चीजों के डिसीजन लिए
उन्होंने ही लाइफ में ग्रो किया। कई बोलते हैं कि पैसा आ जाने से बुद्धि आ जाती है, मैं कहूंगा पैसा आ जाने से ज्यादातर लोगों की बुद्धि फिर जाती भ्रष्ट हो जाती है। हाँ, वो अयाशी में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जब ये चीजें आ जाएंगी, 18% तो बड़ी छोटी सी बात है, लोग सैकड़ों 100% तक बना सकते हैं, लेकिन आप वो सोचे तो सही कि इतना भी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, क्रिकेट मेरे ख्याल 100 सालों से चल रहा है। तेंदुलकर ने पहली बार वनडे के अंदर 200 रन मार दिए, इससे पहले किसी ने 200 रन वनडे नहीं मारे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे 200 रन। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके साथ रनिंग कौन कर रहा था? वीरेंद्र सहवाग। हाँ जी। तो वीरेंद्र सहवाग ने देखा होगा कि यार 100-200 बन सकते हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से साल भी नहीं हुआ उसने भी बना दिए। हाँ जी। क्योंकि मेंटल ब्रेक टूटा ना। हाँ, पहले 200 पूरे टीम मिलके नहीं बनाती थी पहले। हाँ, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था। अब लोग सोच ही 15-10% रहे हैं, वो 100% सोच ही नहीं रहे। वेरी ट्रू। तो जब उस सहवाग ने देखा, उसके बाद मेरे ख्याल से हर साल 10 लोग बना देते होंगे। हाँ जी, रोहित जी ने अकेले 3 बार बना रखे हैं। हाँ, जब उसने 3 बार एक ने बना दिए, उससे पहले पूरी धरती के जितने भी टीम थी, हाँ, उसमें से एक भी इंसान नहीं बना पा रहा था। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि मेंटल वो ही नहीं टूटा था ना, आउट ऑफ द बॉक्स ही नहीं सोच पाए। तो जो सोच 10-12 पे रहे हैं परसेंट पे, उनके लिए 18 तो बड़ी बात है ही। लेकिन अगर वो देखे कि इससे तो सैकड़ों % बन सकता है, तो उसके लिए बोलेगा यार 18 क्या कमाना हुआ, ये तो ट्रेडमिल के ऊपर चलना हुआ, अपने सांस चढ़ाने वाली बात है। वेरी ट्रू। तो जब ये तीनों चीजें डेवलप हो जाएंगी, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ वो इंट्यूशन डेवलप करनी पड़ती है। उस इंट्यूशन की डेवलपमेंट से डिसीजन ले लिया, काम बन गया, काम हो गया। बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया कि कमाएं कैसे, बचाएं कैसे और बढ़ाएं कैसे। बढ़ाने का जो आपने फॉर्मूला बताया, 18% की सोच या इससे बड़ी सोच से अगर हम कर रहे हैं तब पैसे बढ़ रहे हैं। इससे कम में अगर जा रहे हैं तो बढ़ नहीं रहे हैं, बस वो आपको सने सने नज़र आ रहा है, बस इतना ही हो रहा है। बस एक छोटी सी बात और बोलूँगा। बड़े पुराने टाइम में ना लोग बोलते हैं कि हमारी इनकम सैलरी जो थी 36 रुपये थी, 40 रुपये थी। हाँ जी। अब जब वो रिटायर हो रहे हैं ना, तो आज उनकी 40,000 भी है। जो लोग 36, 40, 50, 100 रुपये पे भर्ती हुए थे, वो जब रिटायर हुए तो 1000 गुना सैलरी बढ़ी। हाँ। लेकिन वो 36 रुपये में के अंदर भी वो जितना मज़े ले रहे थे, आज भी उतने ही ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो महसूस करते हैं कि और बढ़ जाए। हाँ जी। जो चीज़ 1000 गुना बढ़ गई, तब भी क्यों लग रहा है और बढ़ जाए? 1000 गुना बढ़ना कम नहीं है, बहुत है। जो 1000 महीने में मिलनी थी, मिलती थी कभी, वो आप 1 महीने में ले रहे हो, तो कितने ज़्यादा गुना बढ़ गई। लेकिन फिर भी वो उनको नहीं लग रहा, रीज़न बीइंग कि उन्होंने वो इन्फ्लेशन की ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, इसीलिए वो पैडल मारते मारते उनको लग रहा है इसमें भी काम नहीं चल रहा। तो इसीलिए 1000 गुना होना भी वहीं खड़े रहने वाली बात हो रही है। तो आपको अपने पैसे को बढ़ाना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, तभी आप उसको सही तरीके से इंजॉय कर पाओगे। जैसे आपने आखिरी पहलू बताया कि कमा लिया, बचा लिया, बढ़ा लिया, लेकिन उसको जब इंजॉय करने का समय आया तो पता चला हॉस्पिटल इंजॉय कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा आपने बोला, तो इंजॉयमेंट को आप कैसे समझते हैं कि आखिरकार जब आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस बन गया, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हो, तो कैसे इंजॉय करें? इंजॉयमेंट से आपका क्या अर्थ है? देखो, इंजॉयमेंट से सबसे पहला अर्थ ये है कि आप, हर किसी को ज़िंदगी देखो लिमिटेड मिली है। हाँ। 70, 80, 90, 100 साल। 100 जब मैंने थोड़ी इज्जत ज़्यादा दे दी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलें एवरेज इज तो सर 60 से 70 हो गई आज के दिन। 60 तक आदमी की सारी इंद्रियां काम करती हैं। हाँ। जिससे वो प्लेजर लेता है। हाँ। खाने पीने, घूमने फिरने, सब चीज़ों का। उसके बाद उसका सेंसर काम नहीं करते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि किसी भी तरीके से आदमी को कम से कम 40 से पहले फाइनेंशियली रिटायर हो जाना चाहिए। इसका मतलब मेरा इससे है कि उसको अपना अब टाइम और बेचना ना पड़े, क्योंकि हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे जो हम काम करते हैं, उस 8 घंटे के लिए कम से कम 12 घंटे तैयारी करनी पड़ती है, तभी हम वो 8 निकाल पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो उनको भी 20 ही गिन ले, क्योंकि आपने वो जो 18, उसके लिए नहाना धोना, खाना पीना, सोना, सारी चीज़ों का इंतजाम जो आपने किया, वो 8 तभी तो निकाल पा रहे हैं ना। जैसे एक दूध में से लस्सी निकलती है, घी निकलता है, तो इतना दूध चाहिए तभी तो इतना घी निकल रहा है ना। तो वो 8 घंटे क्वालिटी निकालने हैं, डेज वाले दिन के, संडे मतलब एक दिन के टाइम के निकालने हैं, वो तभी तो निकल रहे हैं जब आप उसके पीछे 12 घंटों को शहीद कर रहे हो। ठीक बात है। तो आपके तो 4 ही घंटे बचे। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का टाइम बेचने की मजबूरी से बाहर निकलना है।
क्योंकि जैसे हम सोते हुए जिंदगी के 20 साल निकाल देते हैं, इसी तरीके से हम उन 8 घंटों के बदले 12 घंटे में तैयारी और उस चीज़ की प्रिपरेशन इन सब चीज़ों में निकाल देते हैं। तो हमें क्या मिलता है? 4 घंटे का फेज। और मैं ये कहूँगा कि लोगों के ना कैलेंडर बदलते रहते हैं, स्थितियां वहीं की वहीं होती हैं। अगर 70 साल की बजाय 700 साल जिएंगे ना, तो भी उनका पैटर्न यही रहेगा। बस उसमें भी जीरो लगी थी, इसमें भी जीरो लग जाएगी, तो दुख दर्द में भी जीरो लग जाएगी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि इंसान को अपने टाइम बेचना अपनी मर्जी के खिलाफ। बहुत से लोग अपनी नौकरियों से तंग हैं, हाँ। बहुत से लोग अपनी काम या दुकानदारी से भी तंग हैं, टाइम नहीं मिल पाता, रिश्तेदारों में नहीं जा पाते, पुराने दोस्तों से नहीं मिल पाते, या पेंटिंग जो भी उनके शौक है, घूमने फिरने, खाने पीने या साइकिलिंग, कुछ भी करने के, हेल्थ अच्छा रखने के, किसी भी चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि अगर इंजॉय करने में एक सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि आप अपने टाइम को बेचने से बचने की स्थिति पे आ जाए, तभी आपकी ज़िंदगी आपकी है। अदरवाइज देश तो आज़ाद है, लेकिन फाइनेंशियल बेड़ियाँ तो डाली हुई है ना हमने, तो उससे देश आज़ाद में तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो बोलूँगा देश बेशक गुलाम हो, हम गुलाम देश के राजा भी हुए, तो हम तो आज़ाद हुए ना। तो हमें अपनी आज़ादी से तो फील आएगी आज़ाद है। ठीक बात है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये चीज़ ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को बेचने से बचें, क्योंकि मैंने लोगों को क्या देखा, जब उनका शरीर काम करना बंद कर देता है ना, जब वो लायक नहीं रहते, तभी वो काम करना छोड़ते हैं। वो उससे फ्री नहीं हुए, हालात ऐसे कर लिए उन्होंने अपने कि मजबूरी हो गई। जैसे लोगों पे वैसे टाइम नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, अस्पताल में रहना पड़ता है मजबूरी के अंदर। वो रिटायरमेंट भी मजबूरी नहीं हो रहे हैं, तो वो इच्छा से अपने अच्छी हेल्थ के फेज में, यानी 40 से पहले इस फेज में आ सकें कि अब हम अपना टाइम बेचने की मजबूरी से बाहर निकल गए हैं। और टाइम बेचने की मजबूरी के साथ मैं एक चीज़ को क्लॉज टर्म कंडीशन लगाना चाहूँगा कि अपना जो आप ड्रीम लाइफस्टाइल बना रहे हो या रिक्वायरमेंट लाइफस्टाइल जो आपका है, वो मेंटेन रहना चाहिए, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ठीक। वो बेशक बढ़ा लो, धीरे धीरे बढ़ जाए, लेकिन वो डाउन नहीं आना चाहिए कि मैंने काम छोड़ा हो, मेरा लाइफस्टाइल डाउन आ रहा है। नो, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए। ठीक बात है। तो जो चौथा पहलू है, उस इन्वेस्टमेंट का आनंद लेना, हाँ, उससे अपने आप को इस जो आपने मेहनत करी उसके फ्रूट्स लेना। जैसे आप पेड़ उगाते हो, फ्रूट्स आते हैं, आप नहीं खाओगे तो फिर वो पेड़ उगाने का मतलब ही खत्म हो गया ना। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि मरते दम तक कमाने पे इसलिए लगे हुए हैं, वो पेड़ के फ्रूट नहीं ले पा रहे होते। सैटरडे संडे मिलता है, आप देखो ना मेट्रो से कितनी स्पीड पे लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं, उसी 2 दिन के अंदर भाग दौड़ वो थकाने वाला लगता है। इवन के मैं तो ये बोलूँगा, जिस दिन वो फ्राइडे को निकलते हैं ना, वो एक्साइटेड होते हैं, घूम फिर के आएंगे। हाँ जी। लेकिन जब वो घूम फिर के फन करके मस्ती करके आ रहे होते हैं ना, तो संडे को प्रेशर में होते हैं, जैसे पता नहीं कितना बड़ा बोझ है, क्योंकि वो मेंटली बर्डन में है। उनको वो प्लेजर भी रिलैक्स नहीं कर पा रहा उतना जितना उनको चाहिए। ठीक है। तो बहुत से लोग अपनी जॉब को अच्छा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मजबूरी में करनी पड़ रही है। हाँ, अगर किसी का शौक ऐसा है जिससे पैसे आते हो, तो उसमें टाइम बेचना नहीं मैं बोलूँगा, वो आदमी अपने टाइम को अपनी मर्जी से यूटिलाइज शौक ही तो करना, आनंद तो शौक से ही आएगा ना। हाँ, तो सबसे पहली चीज़, आप अपनी दिन के मालिक बने, आप अपने साल के मालिक बने, अपनी ज़िंदगी के मालिक बने। तो जो चौथा पहलू है, जो आपने अभी तक के बीज बोए, उससे जो आपको मिलेगा, वो उसके अंदर सबसे पहला काम होता है ये आपका हासिल करना। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बने, अपने हिसाब से सब कुछ कर सके, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, अपने घूमने फिरने, खाने, जो भी आपके शौक है करना है पूरा। हाँ, जो भी चीज़ें करने के हैं, आपके पास 24 के 24 घंटे आपके हो। आपका मन करे सवेरे 4 बजे उठो, किसी दिन मन करे तो 10 बजे उठो। हाँ। आप मालिक होने चाहिए अपने। ये नहीं कि इसका मतलब आप गलत आदतें पाल लें, और जॉब में थे तो आप ठीक चल रहे थे, वो तो देखो सेल्फ डिसिप्लिन अगर आदमी में होगा तो बहुत अच्छा कर पाएगा, अगर नहीं सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो उसको फोर्सफुली डिसिप्लिन में रखोगे तो वो आदमी तभी ठीक चलते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरियां होती हैं तो वो ठीक चलते हैं, मजबूरियां खत्म हो जाती है तो वो बिगड़ जाते हैं। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बनो, ज़िंदगी के मालिक बन के अपने शौक पूरे करो। जो लाइबिलिटीज़ आप लेना चाहते हो, बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, रिश्तेदारों के पास आना जाना चाहते हो, पुराने दोस्तों से मिलना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, आप उस चीज़ में अपना टाइम लगाएं। या जो आपके शौक हैं, नए बनाना चाहते हो, नई लैंग्वेज लर्न करना चाहते हो, कोई नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, कोई लिटरेचर पढ़ना चाहते हो, जो भी आपका शौक है आप कर सकते हो। वो आप करोगे कब? जब आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बन जाओगे। तो इन तीनों के बाद जो चौथा पहलू है, वो आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बन जाओ, फिर तो आपके अपने हाथ की बात है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक बात है। तो आपने चारों पहलू पे खुल के बात की। अगर मैं आपकी बात करूं, सिर्फ 35 साल की उम्र में आपने अपनी जीवन में कह दिया कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, और आपने जीवन का चौथा पहलू
आनंद लेना शुरू कर दिया। हाँ। तो ये आपने कैसे अचीव किया, अगर मैं देखो, आपसे जानना चाहूँ? पहले मैंने इन चारों पहलू को समझा। इन चारों पहलू में से सबसे पहले मैंने कमाने का करना शुरू किया। तो जब मेरी अर्निंग होनी शुरू हुई तो मैं इतना डिसिप्लिन्ड था कि मैं अपनी अर्निंग का 80% तक सेव कर पाता था। 80% तक? मान लो लाख रुपए कमा रहे हो तो 80,000 रुपये सेविंग कर रहे हैं। हाँ, मैं 80% तक सेव कर पाता था। इनिशियल फेज पे मैंने अपने लाइफस्टाइल को बहुत तेजी से नहीं बढ़ने दिया, अपने उस लाइफस्टाइल को कंट्रोल रखा, क्योंकि मुझे उस सेविंग को बढ़ाना था। हाँ जी। जैसे वो मेरी सेविंग बढ़ी और मैंने उसका इन्वेस्ट करना शुरू किया, फिर मैंने धीरे धीरे लाइबिलिटीज़ उठानी शुरू करी, और वो लाइबिलिटीज़ मैंने नहीं उठाई, मेरी एसेट्स ने उठाई, जिसके कारण से मेरे ऊपर बर्डन पड़ना ख़त्म हो गया। कोई एक एग्जांपल अगर आप देना चाहें। जैसे मेरा एक शौक़ है अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में घूमना। हाँ। तो उसमें मैं साल में 1 महीना घूम सकूँ, शुरू में मुझे ऐसे लगा। तो उसका खर्चा मतलब 10-12 हज़ार रुपये पर डे टाइप जैसे आता है, तो 2 से 3 लाख रुपये 3 लाख रुपये पर महीना कम से कम आता है। हाँ जी। तो मुझे फिर मैंने क्या किया कि कैसे अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, यानी स्टैंडर्ड वही रहे, उसको उसकी कॉस्ट इतनी कम हो, क्वालिटी कम ना हो, सिर्फ कॉस्ट कम हो, और उसके बाद वो कॉस्ट को मेरी एसेट्स अफोर्ड कर सके। तो मैं 1 महीना रहूं तो मुझे बर्डन जैसा महसूस ना हो। तो उस चीज़ को मैंने एक्सटेंशन करके साल में 12 महीनों में से अगर 6 महीने भी घूमूं तो भी मेरी एसेट्स उसको इजीली अफोर्ड कर सकती है, जिसके बारे में मुझे सोचना नहीं पड़ता। तो मैंने अपनी ऐसे एक लाइबिलिटी हुई, इस तरीके से और भी कई लाइबिलिटीज़ मैंने डिसाइड करी, जिनको मैंने अफोर्ड करने के लिए एसेट्स पे जिम्मेदारी लगाई, और अब वो एसेट्स उसको अफोर्ड कर सकती है, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में पिछले कई सालों से अपने टाइम बेचने की मजबूरी से बाहर निकल आया। क्या बात है। अब मैं बैडमिंटन खेलने के लिए टाइम निकालता हूँ, क्रिकेट खेलने के लिए टाइम निकालता हूँ, जिम जाने के लिए टाइम निकालता हूँ, घूमने फिरने के लिए टाइम निकालता हूँ। आप जैसे करने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। हाँ, आप जैसे, क्योंकि इससे कोई फाइनेंशियल गेन का तो इशू मेरे लिए है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए ये क्या हुआ, आप अपनी मर्जी से टाइम बिता रहे हो, आप लाइक माइंडेड या जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, जिनके साथ टाइम बिताना चाहते हो, वो करना चाह रहे हो। अगर आप वो करना चाह रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो गए 100%। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कई हज़ारों करोड़ का या सैकड़ों करोड़ का मालिक होना ज़रूरी है। आप अपनी जो लाइफस्टाइल चाहते हो उसको आप अफोर्ड ना करके आपकी एसेट्स अफोर्ड करें तो आप उससे फ्री हो जाओगे। क्योंकि जो बर्डन आपके पास है वो आपने अपनी एसेट्स को हैंड ओवर कर दिया, तो आप लाइट वेट हो। तो ये चीज़ है। बहुत बेहतरीन। तो अब जब कोई एक इंसान फाइनेंशियली फ्री हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? क्या सिर्फ इंजॉयमेंट करना, या राष्ट्र के प्रति या अपने समाज के प्रति भी कोई जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं उसकी? देखो, उसके अंदर ये भाव अब उसकी मर्जी है कि वो राष्ट्र के प्रति या किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी को उठाए। पहले क्या थी, उसकी इच्छा भी होगी ना तो भी उसकी मजबूरी थी, नहीं उठा पाता था। हाँ जी। वो अपने घर की जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पा रहा होता था, जैसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने या कोई भी काम या उनके साथ टाइम स्पेंड वो नहीं कर पाता था। तो अब इंसान के पास एक टाइम निकल गया। अब उस टाइम में वो अपने आप को पूरा टाइम दे, अपने जो लव्ड वन है उनको टाइम दे, या उसके अपने जो हॉबीज शौक या जो भी चीज़ करना चाहता है उसको टाइम दे। अगर उसके अंदर मन में है कि मुझे राष्ट्र के प्रति भी कुछ करना है, हाँ, तो वो उसमें काम दे सकता है। जैसे मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत से लोग कमाने की स्किल तो रखते हैं लेकिन फाइनेंशियली फ्री होने की स्थिति में नहीं आते। हाँ जी। तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि मैं अगर उनको कुछ बातें बता दूं, उन 100 बातों में से 1-2 बात भी वो इम्बाइब कर लें और अपनी लाइफ में कहीं लगा दें, तो उनकी लाइफ में अगर कोई कंट्रीब्यूशन हो के उनका फाइनेंशियली बर्डन कम हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक राष्ट्र के प्रति या किसी इंसान के प्रति या किसी को देने जैसी भाव वाली बात है। जैसे अभी आप कर रहे हैं, जो आप पॉडकास्ट के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से राष्ट्र के प्रति आपका कुछ ना कुछ दायित्व है जो आप निभा रहे हैं। तो बेसिकली राष्ट्र तो हम लोगों से बना है, तो अगर 1000 लोग भी, 100 लोग भी, या एक आदमी भी अगर आपकी बातों से फाइनेंशियल फ्री हो गया, तो मुझे लग रहा है कि आपने अपना दायित्व निभा दिया। तो दायित्व निभाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। भारत माता की जय बोल के खाली दायित्व नहीं निभाया जा सकता, आप अपनी नॉलेज को शेयर करके भी निभा सकते हैं। अगर हम स्पेशली जो आपने बताया कि फाइनेंशियली फ्री होने के, अगर मैं उन्हें कुछ स्ट्रेटेजी बता दूं या फिर कुछ तरीके बता दूं, तो आप कुछ
बताना चाहेंगे, कुछ सजेशंस देना चाहेंगे कि अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए या क्या कदम उठाने चाहिए, पहला कदम क्या हो सकता है? देखो, जो फाइनेंशियली फ्री होना है ना, उसके लिए कुछ आदतें डालनी पड़ेंगी। 3-4 आदतों को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली आदतों में है नीड और वांट्स में फ़र्क। नीड वो है वांट्स में फ़र्क। हाँ, जो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, वांट्स वो हैं जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हो। वाह जी वाह। मतलब आज खाना खाना है, मतलब मुझे रोटी और सब्जी चाहिए तो चाहिए, लेकिन रोटी के साथ पनीर की सब्जी चाहिए, वो पोस्टपोन हो सकती है। 5 स्टार में ही बैठ के खाना, 5 स्टार में बैठे खाना वो पोस्टपोन हो सकता है। या ठीक जैसे बात मुझे है। फ़ोन चाहिए 10-15 हज़ार रुपये का, ये नीड हो सकती है। हाँ। लेकिन वो 2 ही लाख वाला चाहिए, तो ये वांट्स में आ सकता है। वांट्स में आ सकता है। अनटिल और अनलेस आप उससे कमा ना रहे हो। कमाना है, अगर आप कमा रहे हो तो वो आपकी नीड है। बिल्कुल। 2 लाख वाली चीज़ आपको 5 कमा के दे रही है तो वांट्स है, वो नीड हो गई। हाँ, नीड होगी, बिल्कुल हाँ। ठीक बात है। तो नीड और वांट के अंदर फ़र्क होना चाहिए। दूसरा, एक इतनी इमोशनल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उस वांट्स को डिले कर सके। यानी कि डिले का ग्रेटिफिकेशन। 2 चीज़ें होती है, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मुझे तुरंत चाहिए। हाँ, आप कोई भी चीज़ तुरंत मंगाएंगे, उस चीज़ के चार्जेस लगते हैं। कोई भी लेटेस्ट मॉडल गाड़ी या कुछ भी चीज़ हाँ। लेना चाहेंगे तो वो, जैसे गाड़ी भी खरीदते हैं तो टॉप मॉडल वो वांट्स में आ गया। हाँ जी, नीड के अंदर तो बेस मॉडल में काम चल जाता है। हाँ, तो जब तक आप उस ट्रैप से बाहर नहीं निकले तब तक आपको ये आदतें डालनी है। यानी कि जैसे कोई आदमी मरीज है तो उसको दाल खिचड़ी या खिचड़ी खानी है, वो मटन वो नहीं खा सकता, चिकन मटन टाइप, वो दिक्कत कर सकती है, बाद में खा ले। तो सेम इसी तरीके से दूसरे टॉपिक में मैं कहना चाहूँगा कि उसको डिले का ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए कि मुझे तुरंत ना भी मिले हाँ, तो भी ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमेशा क्या होता है कि हमें तुरंत नहीं मिल रहा होता। हाँ जी, हमें बाद में मिलता है, कई गुना होके मिलता है। इंस्टेंट में क्या होता है, लाइबिलिटी हमें एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन सी दे देती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस करते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। और दूसरा, हमें प्राइस और वर्थ में भी फ़र्क पता होना चाहिए। प्राइस अलग चीज़ होती है, वर्थ अलग चीज़ होती है। इसको एग्जाम्पल से अगर आप समझाना चाहें। जैसे एक कहीं पे खाना है 20,000 रुपये का, हैप्पी न्यू ईयर पे किसी भी चीज़ पे, इवेंट पे हो जाता है, 20,000 रुपये का एक डिनर हो गया। हाँ, या आप एक जगह से दूसरी जगह पे गए, आपने कोई लंबोर्गिनी हायर कर ली, तो हो सकता है 20,000 रुपये उसका किराया आ गया हो। और वहीं पे आपने एक नॉर्मल कोई सेडान कर ली, तो हो सकता है वो आपको 3-4 रुपये में हो गई हो। तो इसमें क्या हुआ, उसके लिए वर्थ तो वही है 3,000, लेकिन उसने उसका प्राइस 20,000 चुका दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए इकोनॉमी क्लास में जर्नी करना कोई ऐसा नहीं लगता कि मेरे स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। हाँ जी। मुझे नहीं लगता पर्सनली। लेकिन अगर मैं बिजनेस में करूंगा तो बिजनेस का जो मैं प्राइस दूंगा वो मेरे लिए वर्थ उतनी नहीं है, वो वर्थ में इकोनॉमी वाली है। ठीक बात। मान लो इकोनॉमी की मेरी फ्लाइट 10,000 रुपये की है, बिजनेस की उससे कई गुना हाँ, होती है, 30,000 की होगी, वो 30,000 की हो गई। तो मैं 30,000 की जर्नी अगर कर रहा हूं तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं 10,000 रुपये के बदले 30 दे रहा हूं। या जैसे आप में से कितने लोग तो ऐसे होंगे, आप 10,000 30,000 छोड़िए, कि इकोनॉमी में सीट भी यही चाह रहे हैं कि फ्री वाली मिले, पैसे दे के सीट ना लेनी पड़े। हाँ। मैं तो ऐसा ही हूँ सर। हाँ चलो ठीक बात है। और दूसरा, कई बार क्या होता है, हम जैसे कोई गाड़ी लेने जाते हैं, हाँ, हम क्या सोचते हैं कई बार कि गाड़ी नई आई है, लेटेस्ट आई है, इसका भी टॉप मॉडल ले ले। टॉप मॉडल का ना प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, हाँ, और बेस मॉडल के प्राइस और टॉप मॉडल के प्राइस में कई बार 40-50% तक फर्क होता है। एक गाड़ी 10 लाख की है तो उसी का टॉप मॉडल आप लोगे तो 20, 19, 18 के आसपास आ सकता है। जबकि आप देखो कि मेजर चीज़ें दोनों में सेम है। बिल्कुल। कई बार तो स्पेशल एडिशन बोल के महंगा बेच देते हैं। हाँ, वो क्यों बेचा जाता है, क्योंकि उसका जो वर्थ है, हाँ, आप उसको जब सेकंड हैंड बेचेंगे हाँ, तो उस सेकंड हैंड बेचने में उसकी वर्थ से बिकेगी वो। हाँ, प्राइस से। जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं तो समझ लो वर्थ मिल रही है, जब आप किसी को खरीद रहे हो तो समझ लो प्राइस है। अगर उसमें डिफरेंस ज़्यादा है तो समझ लो ये एक डेप्रिशिएटिंग टॉयज आ गया। इतनी गहरी बात वही बता सकता है जिसने जीवन में फाइनेंस को बहुत अंदर तक समझा हो। और सच बताऊं तो पहली बार मैं भी ऐसी चीज़ आज आपसे सीख रहा हूं और समझ रहा हूं कि आखिरकार जब आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि आप उसकी वर्थ पे कर रहे हो या प्राइस पे कर रहे हो। बट ऑब्वियसली प्राइस तो पे करना पड़ेगा, लेकिन हायर प्राइस इज़ मोर, मतलब आप ज़्यादा दे रहे हो, और अगर आप वर्थ के साथ दे रहे हो तो वो आपने सही प्राइस पे किया है। हाँ। अपने लग्जरी या सिर्फ शौक के लिए, आन मान शान के लिए पे किया तो प्राइस पे किया। हाँ,
ठीक है ना, उसकी वर्थ उतनी नहीं उसकी थी। वर्थ उतनी नहीं थी, बिल्कुल ठीक बात है। कि आज हम दोनों को खाना खाना है तो हमने गए, सिवादा ढाबा हमारे बगल में है, 1000 रुपये में दोनों का खाना हो गया। लेकिन अब चलो मौज मारना है तो 5 स्टार में चले गए, 20,000 रुपये खर्च करके आ गए, खाया हमने वही दाल रोटी। अब कई लोगों के लिए ना 20,000 भी वर्थ हो सकती है हाँ। अगर उनकी हर रोज वो 50-60 हज़ार रुपए खर्च भी कर दे तो फर्क ना पड़े, हाँ, उनके लिए अगर- भी ठीक है। हाँ, हमें जाना ही वही है। हाँ। हम फिर सोचेंगे नहीं ना सेवा ढाबा के लिए, हम सोचेंगे नहीं। या फिर वर्थ तब हो सकती है जब आपकी मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है और फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, भैया 5 लाख का एक डील होनी है, तो तो वहां बैठूंगा तो पता नहीं वो डील करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, ठीक बात है। बहुत बेहतरीन आपने समझाया, मतलब मजा आ गया। तो प्राइस और वर्थ में मैं एक चीज और बोलूंगा, जैसे गोल्ड को आप ऑनलाइन खरीदते हैं हाँ जी, और ऑनलाइन बेचते हैं, हाँ तो उसके प्राइस वर्थ में बड़ा माइनस सही फर्क है। बिल्कुल, टैक्सेस का और मेकिंग का। हाँ, मेकिंग भी लगा लो, ऑनलाइन में मेकिंग नहीं होती। हाँ, ऑनलाइन में नहीं होती, बिल्कुल, हाँ ऑफलाइन में होती है। तो उसके अंदर और ज्यादा कम फर्क आ गया। हाँ, तो प्राइस हमेशा हाई होता है, वर्थ हमेशा कम होती है, लेकिन इसमें मिनिमम फर्क होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको ऐसी डील करनी आनी चाहिए। जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो फिर आप कितना भी प्राइस पे करो, जैसे एक बंदे ने शादी में 6,000 करोड़ रुपए लगा दिए तो वो उसके लिए वर्थ है, ठीक बात है। क्योंकि प्राइस उसके लिए 25 पैसे थे, वो लोगों के लिए कई हजार करोड़ थे। और सर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, गोल्ड की आपने बात करी इसलिए। MMTC हाँ, बड़ा नाम है और बहुत बढ़िया, मतलब आप वहाँ से परचेज कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप अच्छी चीज़ परचेज कर रहे हो। ऑनलाइन में मैंने एक सस्ता गोल्ड परचेज किया लास्ट धनतेरस के टाइम पर, वहाँ पर कुछ ऑफर था, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं, गोल्ड में कितना फ़र्क आएगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरे को ऑफलाइन जो चीज़ 50,000 में मिल रही थी, ऑनलाइन वही चीज़ मुझे 49,000 में मिल गई। हाँ, तो 1,000 रुपये का फ़र्क गोल्ड में मेरे ख्याल से बड़ी बात है। एक बहुत अच्छा फ़र्क है। हाँ, तो ऑनलाइन भी आपको कई बार सस्ता मिल सकता है, मिलता है। गोल्ड सिल्वर कई बार आपको मिल जाते हैं सस्ते, हाँ, और थोड़ा सा भी फर्क मिल रहा है तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि उसमें प्राइस और वर्थ में और कम हो गया ना, और कम हो गया, डिफरेंस बिल्कुल, कम हाँ, हो गया। डिफरेंस कम हो गया। तो इसी तरीके से आदमी को प्राइस और वर्थ में भी पता होना चाहिए कि ये चीज मेरे लिए कितनी वर्थ रखती है। अब कई लोगों के लिए होता है कि वो लोन पे शादी कर रहे हैं तो कितना बड़ा प्राइस दे रहे हैं। सर ये लोन इतना बड़ा दर्द है, मुझे लग रहा है कि आज इस टॉपिक को मैं छेड़ नहीं पाऊंगा नहीं तो ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड, जिंदगी लोगों की इस पे चली गई है। अगर मैं बहुत छोटा सा शब्दों में, ताकि हमारे अगले पॉडकास्ट का लोगों को एक जिस्ट मिल जाए कि आखिरकार ये इस ट्रैप में फंस क्यों रहे हैं युवा भाई, क्या क्या तकलीफ है, क्या लोन के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती? मैं ये चाहूंगा कि अगर हम इसको बहुत लंबा भी कर सकते हैं कर दें, इसको 2 टुकड़ों में 2 बाद में दे देंगे, लेकिन जो मोशन चल रहा है तो चलने दें। तो अभी आपने जैसे बात करी कि वो कौन सी आदतें डालें, तो वो मैं स्टेप्स बता रहा था। हाँ बिल्कुल, जैसे प्राइस वर्थ में फ़र्क पता होना चाहिए, एक उनको एसेट्स और लाइबिलिटी में भी फ़र्क पता होना चाहिए। हाँ जी, एसेट्स वो होगी जो हमारी पॉकेट में पैसा डाले, लाइबिलिटी वो होगी जो पॉकेट से पैसा निकाले। और इसके अलावा मैं एक और बड़ी गहरी बात करूंगा, ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन ये बहुत गहरे तरीके से भी समझाओ तो भी लोगों की समझ में नहीं आती। अगर कोई समझ ले तो बहुत बड़ी बात है कि भावनाओं के बहाव में आके मत सोचो फाइनेंशियली, भावनाओं का इस्तेमाल करो सोचने के लिए। ये बहुत गहरी बात है। भावनाओं का इस्तेमाल करो सोचने के लिए, भावनाओं के बहाव में आके मत सोचो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान को अगर मान लो आईफोन लेटेस्ट लेना है, आज 1.5-2 पौने लाख रुपए का आता होगा, उसने भावनाओं में बह के ये डिसीजन लिया, किसी से थोड़े पैसे लिए, कोई छोटी मोटी चीज़ सेल करी और बाकी EMI पे वो ले आया, तो मालिक बन गया। वो भावनाओं के भाव में आके उसने फाइनेंशियल डिसीजन लिया। एक इंसान ने और सोचा कि मुझे भी सेम डिट्टो यही फ़ोन चाहिए, उसने क्या किया, थोड़ी बहुत सेविंग करी, जो 1.5-2 लाख का फ़ोन था 1-2 साल इंतज़ार किया, वो लाख रुपए पे आया। और जो उसने सेविंग करी हुई थी 50,000 रुपया, उसको इन्वेस्ट करके लाख रुपए बना लिया। तो यानी कि उसने वो वही फ़ोन एक तरीके से 50,000 रुपये में खरीदा, क्योंकि 50 से उसने लाख बनाए, लाख से उधर से वो 2 लाख की चीज़ लाख पे आई, तो उसने फ़ोन उस पर भी सेम है, इस पर भी सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसने भावना के भाव में आके डिसीजन लिया। हाँ जी, और इसने उस 2 लाख रुपए की फ़ोन की कीमत 2.5 लाख रुपए चुकाई होगी, क्योंकि EMI पे ज़्यादा दिया। EMI पे ज़्यादा दिया, बिल्कुल ठीक बात है। उसने उसी 2.5 लाख जो इसने पे किया, उसने उसी को 50,000 रुपए में लिया, क्योंकि उसने भावनाओं के भाव में नहीं सोचा, उसने भावनाओं का इस्तेमाल किया। भावना उसकी भी थी फ़ोन लेने की, भावना इसकी भी थी फ़ोन लेने की, लेकिन उसने भावना सोचने के लिए की
इसने भावनाओं के बहाव में बहा। तो जो लोग टॉप मॉडल या लेटेस्ट मॉडल, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो क्रेविंग होती है ना, ये क्रेविंग चार्जेस बोलती नहीं कंपनी, लेकिन वो क्रेविंग चार्जेस होते हैं। ठीक बात है। तो इस तरीके से ये आदतें होनी चाहिए इंसान। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में जब हमने आपके साथ किया था आशीष इंद्रवेश टॉक शो में, तो वहाँ पर जो आपने एक शब्द कहा था डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो आज भी आपने बात की, उससे पहले मेरी भी आदत यही थी कि मुझे कुछ चीज़ पसंद आ जाती थी, या फिर मैं अमेज़न फ्लिपकार्ट पे हूँ, मुझे कोई बहुत अच्छा नज़र आ गया तो तुरंत परचेज कर लिया करता था। अब मैं अनलेस एंड अनटिल उसकी नीड है तब तो परचेज करना ही है, मजबूरी है, फिर तो आपको महंगा सस्ता तो नहीं देख सकते। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ की अभी नीड नहीं, तो थोड़ी देर बाद खरीद लेते हैं। जैसे मुझे एक कैमरा चाहिए था, अपने स्टूडियो के लिए बात कर रहा हूँ, कैमरे की नीड थी, लेकिन अभी काम चल रहा था, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, ऑफर आ जाए, ऑफर आ जाए, ऑफर आ जाए। 1.5 लाख रुपये का कैमरा मुझे परचेज करना था। मैंने 1 महीना वेट किया, अभी अमेजन के बिग बिलियन डेज आए थे, तो उसमें मुझे वही कैमरा 99,000 में मिल गया। दैट्स ग्रेट। कब परचेज करना ही था, तो मुझे लगता है कि वांट नहीं, कई बार नीड को भी थोड़ा सा समय दोगे तो वहाँ भी पैसे बचा लोगे। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, कुछ ना डेप्रिशिएटिंग टॉयज होते हैं, हाँ, जिनका टाइम के साथ रेट बढ़ घटेगा। हाँ जी। हमें डेप्रिशिएटिंग टॉयज को हाँ, एक इमोशनल बाइंग नहीं करनी चाहिए। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करने के लिए बोलूंगा, समझ जाओ बस आप इसको। समझ जाओ, बिल्कुल ठीक बात है। जब चीज को आप समझ जाते हो ना, तो कंट्रोल नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो चाय पी रहे हैं, क्रेविंग हो रही है, रुका नहीं जा रहा है, और उसमें ऊपर से कोई कॉकरोच ही पड़ जाए, तो अब रोकने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। रुक गया, उसको मन नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ गया। हाँ, तो सेम इसी तरीके से जब आदमी इन चीजों को समझ जाता है ना, तो उसको रोकना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो रोकेगा तो दबा रहा है तो वो बढ़ के निकलेगी। तो वो एक ही दम, शराब पीने वाले तो कितनी शराब पी जाते हैं, अगर वो 2-3 महीने ना पिए तो वो टल्ली हो जाते हैं बुरी तरह। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर यहाँ पर मैं आपसे जो लोग इनकम मतलब जो कमा नहीं पा रहे हैं, या फिर जो कमा के बचा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए अगर कोई टिप्स आप 1-2 चीज़ें बताना चाहें। देखो, जो कमा नहीं पा रहे हैं उसको तो पहले कमाने की अपनी स्किल बढ़ानी होगी, और इस चीज़ से भूल जाओ कि बिना मेहनत के कमा पाएंगे। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि मजदूरी वाली मेहनत से, मेहनत का मतलब है कमाने के सीखने के प्रोसेस से जो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन आती है ना, जैसे सेल्स की उसमें जाते हैं, सेल्स का काम करने में एक इमोशनल फ्रस्ट्रेशन आती है, लोग नहीं करते। लेकिन मैं कहूँगा सेल्स से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि सेल्स में आपकी जो इमोशंस होते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपकी स्किन थिन से थिक होती है, तो आप उसके अंदर अपनी इमोशंस से डील करना सीखते हो। अगर आप अपने इमोशंस से डील करना सीख गए, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे फतेह हासिल कर सकते हो, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ गई आपकी। तो आप उस प्रोसेस को सीखने पे ताकत लगाएं, जिस प्रोसेस से अर्निंग करी जाती है। आप ये मत सोचे कि कहीं पे टिप में लगा दी और एक बार आ जाए, एक बार आ गए, अगली बार कैसे आएंगे? ठीक बात है। अगली बार आप लगाएंगे तो हो सकता है जितने आए थे वो भी चले जाएं। तो इसीलिए उस प्रोसेस को सीखने के लिए ताकत लगाएं, और उसके अंदर जो स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ता है, उस स्ट्रीट स्मार्ट बनने के लिए जो तंग होना पड़ता है, उस तंग होने वाले प्रोसेस से गुजरे। जब आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे तब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, फिर आप उसको कर लेंगे। तो कमाने वाले के लिए ऐसा है। फिर बचाने वाले को अपने ये जो हमने बातें करी, हाँ, बिल्कुल, इन सारी चीज़ों को डिसिप्लिन में लाना होगा। इनको डिसिप्लिन में लाएंगे तो उसकी सेविंग भी अपने आप होने लग जाती है। कोई एक आदत जो इंसान को फाइनेंशियली फ्री बना सकती है? तो उसका जो मैंने अभी जिक्र किया कि भावनाओं के बहाव में आके मत सोचो, भावनाओं का इस्तेमाल करो। मतलब इमोशनली स्ट्रांग बनाओ अपने आप को। हाँ, इमोशनली फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए स्ट्रांग बनाओ, बिल्कुल, वो बहुत जो इमोशनली कमजोर लोग हैं ना, जिनमें पेशेंस ही नहीं है, वो अपने इंस्टेंट फीलिंग के लिए, इमोशंस की सेटिस्फैक्शन के लिए कितने भी चीज की कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो ये डेप्रिशिएटिंग टॉयज हैं, जिनकी प्राइस ज्यादा होती है, वर्थ बड़ी कम होती है, ये कंपनियां बेचती कैसे हैं? बहुत हाइप करती हैं। ये पेन नहीं होगा, ये सूट नहीं पहना, आप तैयार नहीं होके आए, ये लेटेस्ट फ़ोन गैजेट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। ये इतने डेप्रिशिएटिंग टॉयज़ हैं कि आप जब वर्थ के लिए लेने जाओगे तो कुछ नहीं मिलता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इंसान को समझना आना चाहिए कि ये मेरे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ठीक नहीं। अगर वो इस प्रोसेस में है, हाँ, एक बार वो फाइनेंशियली फ्री हो गया, महीने के 10 लाख कमाता है तो 5 लाख वेस्ट भी कर दे तो क्या जाता है? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि उसकी प्रतिशत में तो नुकसान नहीं हो रहा ना।
आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किताबी ज्ञान या जीवन का ज्ञान? जीवन का ज्ञान। किताबी ज्ञान जो होती है ना, वो बातें सीखेगा और सिखाएगा, लेकिन उससे एग्जीक्यूशन कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, हमारे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, IIMs अहमदाबाद हाँ जैसे, जी, या बिल्कुल। बहुत बड़े, वो बिजनेस सिखाते हैं। हाँ, जो टीचर बिजनेस सिखाते हैं, आप देखो क्या उनके खुद के बिजनेस हैं? नहीं। नौकरी कर रहे हैं तो। उनका गुजारा तनख्वाह से चल रहा है, सिखा बिजनेस रहे हैं, क्योंकि वो किताबी ज्ञान है। ठीक लेकिन किताबी ज्ञान में सिद्धांत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन वो उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन शब्द है उनके पास। ठीक बात है। जो उनका स्टूडेंट उसमें क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो MBA कर रहा है, उससे उसने वो सिद्धांत लिया और उसको लाइफ में एग्जीक्यूट कर दिया, तो उसने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर लिया अपने आप को। तो वो किताबी ज्ञान जब वो प्रैक्टिकल लाइफ से मीट करेगा तो वो आउटपुट देगा। बहुत अच्छा बीज भी अगर होगा, अगर जमीन उपजाऊ नहीं मिलेगी ना, तो यूजलेस है। यूजलेस है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब बीज भी अच्छा चाहिए, जमीन भी उपजाऊ चाहिए, हमेशा परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों होना चाहिए, तभी तो कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। तो बहुत सारे रिजल्ट आज हमने इस पॉडकास्ट में निकाले, और आपके लिए एक और पॉडकास्ट का पार्ट आ रहा है जहाँ पर इतनी गहरी बात होने वाली है जो हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो आप देखना मत भूलिएगा, EMI ट्रैप से कैसे बचें। जी हाँ दोस्तों, EMI ट्रैप जो हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को हम फाइनेंशियली फ्री तो बना रहे हैं, क्या फाइनेंशियली फ्री कर्जा लेके तो नहीं बना रहे, या फाइनेंशियली फ्री होने के चक्कर में कर्जे में तो नहीं दब रहे। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे अगले पॉडकास्ट में, आप जरूर देखिएगा लोकेश जी के साथ। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इतना इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए। जो सीखा है सिर्फ 4 पहलुओं में आपने पूरी ज़िंदगी बता दी, कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ और उसको एंजॉय तो करो। पता चले उसका एंजॉय आपके बेटे पोते करे, या शायद वो भी ना करे, बैंक करे या हॉस्पिटल करे। तो आपने जो ज्ञान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, Thank you. आपके इस प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।